ये है पहला चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप। ये कोणती तो भी अरहम रिसोर्स मटेरियल ऐसे कुछ तो है, उस वाल का डुप्लीकेट कॉपी है शायद। उनके शॉर्ट नोट्स है, उससे अपन पहला चैप्टर कर लेंगे। हाँ, तो अभी मैं इसमें उन्होंने कंसाइज पॉइंट्स लिए तो मैं भी उसी हिसाब से पढ़ूंगा। फिर नीचे एक्सरसाइज दी है, फिल इन द ब्लैंक्स और ऐसे सब कर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिर सब्जेक्टिव, वो भी अपन करेंगे। तो अपने ये विषय क्या है, ये चैप्टर में है क्या, नेम क्या भानगड़ है? तो पहले तो अपन चैप्टर का नाम समझते हैं। नेशनलिज्म क्या, नेशनलिज्म मतलब क्या है? नेशनलिज्म का मतलब रहता है राष्ट्रवाद। ठीक है, जैसे तुमने हमारे इधर इंडिया में नाम सुने होंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस। मतलब देश हित में जो काम रहता है, देश हित में जो काम रहता है उसको बोलते हैं राष्ट्रवादी काम। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी क्योंकि तब जो ओरिजिनल कांग्रेस थी, भारतीय कांग्रेस थी, उसमें बड़ा करप्शन हो रहा था। तो फिर शरद पवार अलग हो गए थे सोनिया गांधी राहुल गांधी से, और उन्होंने बनाई राष्ट्रवादी कांग्रेस। और उन्होंने और ज्यादा भ्रष्टाचार किया। ऐसे सब चल रहा था। वो अब नाम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बाबा राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है नेशनलिज्म, देश के लिए कुछ करना, ऐसा। अब इंडिया में नेशनलिस्ट, कुछ मुझे बातें बताओ, इंडिया में नेशनलिज्म से रिलेटेड कुछ बातें बताओ। नेशनलिज्म इन इंडिया अगर है, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा, आज प्रेजेंट टाइम में नेशनलिज्म इन इंडिया किसको बोला जाता है कि ये नेशनलिस्ट है और ये एंटी नेशनल है, ऐसा। नेशन के साथ है और नेशन के अगेंस्ट है, खिलाफ में है, ऐसे किसको बोला जाता है बताओ एक दो चीजें। जैसे मान लो मूवी देखने गए, तो वहां पे कैसे मूवी देखने गए, एक सिनेमा हॉल में लोग बैठे हैं, कैसे पता करोगे कि कौन नेशनलिस्ट है और कौन एंटी नेशनलिस्ट है? बरोबर, जो नेशनल एंथम के लिए खड़ा होगा बेझिझक, वो नेशनलिस्ट है। और जो बोलेगा कि मैं काय को खड़ा रहूं मूवी हॉल में, काय को राष्ट्रगान चला रहे, वो एंटी नेशनलिस्ट है। और मुझे बताओ, यूट्यूब पे कैसे पता करें इन जनरल, अगर आज के टर्म्स में बड़े लोगों के हिसाब से बात करें, तो यूट्यूब की दुनिया में कैसे मालूम करें कौन नेशनलिस्ट है कौन एंटी नेशनलिस्ट है? ऐसे लेबल कर दिए जाते हैं एटलीस्ट। नहीं, जैसे और थोड़ा बताओ। नहीं नहीं, हिंदी बोलने को कही है नहीं। वो प्रांतवाद है, वो रीजनलिज्म है, रीजनलिज्म। तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। कर्नाटक में मराठी बोलने वालों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। महाराष्ट्र में मराठी मानुस की जगह कोई दूसरा आके काम कर रहा है, उसको एंटरटेन नहीं करते। ये प्रांतवाद है, जगह जगह पे होता है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। थोड़ा और बताओ। अच्छा, भारत में फिलहाल कौन बोलता है कि हम राष्ट्रवादी सबसे बड़े, या कौन माने जाते हैं सबसे बड़े राष्ट्रवादी? ऐसे कौन से लोग हैं वो देश हित का काम करने वाले? पता नहीं करते कि नहीं करते, पर क्या माने जाते हैं? आरएसएस बीजेपी वाले लोग माने जाते हैं। बीजेपी तो भ्रष्ट है, पर आरएसएस वाले माने जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एक समय था जब यूरोप में राष्ट्रवाद उठ रहा था, नेशनलिज्म उठ रहा था। क्योंकि अभी तुम देखो, यूरोप है ना सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं। अगर मैं तुमको एक बात बताऊं, मतलब सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं मतलब 6,000 साल पहले का इंडिया और यूरोप, अगर मैं तुमको बताऊं, तो तुमको एक बहुत बड़ा फर्क समझ आएगा कि इंडिया जो है, भारत जो है, बहुत पहले से एक विकसित सभ्यता है। बहुत पहले से, मतलब 4,500 बीसी में, या 6,000 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। मतलब आज से 7-8 हजार साल पहले यूरोप ऐसा था, नंगे पुंगे लोग घूमते रहते थे शिकार करने के लिए। तो उस समय पे भारत ऐसा था। हमारे पास सिविलाइजेशनल स्टेट्स थे। हमारे पास हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ था। हमारे पास बड़े बड़े नगर थे, कुछ एक सीमित एरिया में नहीं, बहुत बड़े भूभाग में। तो हम ऑलरेडी, इन लोगों की तो भाषा ही निर्माण नहीं हुई थी, क्या भाषा बोलनी है ना। हमारे पास तो भाषा, विचार, व्यभिचार, मेडिटेशन, फिलोसॉफी, बहुत आगे निकल गए थे हम। तो इंडिया एक इतनी सिविलाइजेशन थी इंडिया जैसे, और भी थी, ग्रीस थी, इजिप्ट थी, इसी टाइम के आसपास वो भी इतने बड़े बड़े महान महान सभ्यताएं थी। वो भी ग्रीस नहीं, इजिप्ट था और इंडिया था, चाइना था। तो ऐसे बड़े बड़े हम सिविलाइजेशनल स्टेट है। तो हम में राष्ट्रवाद, हम में हमेशा से ये भावना रही है कि भारत हमारा है। मतलब 2,000 साल पहले भी कोई अगर लुटेरा कोई आक्रमण करने भारत के ऊपर आता है, तो भारत हमको ऐसा अलग अलग नहीं लगता था कि ब्लू वाला रीजन उनका, पिंक वाला रीजन उनका, ऑरेंज वाला रीजन उनका। पूरे भारत में कई ऐसे लोग होते थे जिनको दक्षिण में बैठकर भी
केरला में बैठकर भी अगर असम में कुछ बुरा हो रहा है तो उनको भी वेदना होती थी। महाराष्ट्र में बैठ के भी अगर पाकिस्तान के साइड पे कुछ बुरा हो रहा है, तब तो पाकिस्तान नहीं था, सिंध में कुछ बुरा हो रहा था तो उनको वेदना होती थी। आज भी देखो, आज अगर न्यूज आए कि असम में हमारे इंडियन आर्मी के 40 सोल्जर्स को आतंकवादियों ने मार दिया, अगर मान लो न्यूज आए, तो हमको भी तो गुस्सा आता है ना। तो देर इज समथिंग विच बाइंड्स अस। कुछ ऐसा है जो हम सबको एक धागे में बांध के रखता है, हम सबको अपने प्रांत से, अपने भाषा से, अपने पर्सनल पंथ से, मतों से ऊपर उठाकर बांधता है एक साथ में, जो हमको एक राष्ट्र बनाता है, नेशन बनाता है। उसको बोलते हैं नेशनलिज्म, ये भावना। इस भावना को बोलते हैं, भावना पोस्ट नहीं रहा, भावना है इस सब में पहले से। ठीक है, इस भावना को बोलते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्योंकि पहले से एक सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं रहा है, पहले जंगली थे, तो हाल फिलहाल में 200-400 साल पहले ही, अब मतलब 200-400 साल पहले की अगर मैं तुमको बात बोलूं, तो यूरोप के पास हगने मूतने के भी प्रॉपर एटिकेट्स नहीं थे यूरोपियन लोगों के पास। जैसे उदाहरण के तौर पे, रोज पॉटी वॉटी करने के बाद में, अब मतलब पॉटी करते कैसे थे, टॉयलेट्स थे नहीं उनके पास में, तो पॉटी करते कैसे थे, तो पॉटी करते थे बादलियों में, और बाद में थोड़े टाइम के बाद में जो उसको नीचे फेंक देते थे अपने घर के छत से या बालकनी से। तो जो नीचे की गलियां रहती थी, चलने वाली जो गलियां रहती थी, वो सारी पॉटी से भरी पड़ी रहती थी यूरोप में। ठीक है, जो हाई हिल्स बनाई गई है, इंडिया में बनी है वैसे, यूरोप में जो हाई हिल्स वगैरह और अदर स्टैंडर्ड्स जो यूज करते हैं लोग, वो इसीलिए कि ऐसा रास्ते पे फेंक देते थे सारा का सारा बालकनी में से। अभी इधर तो मिडिवल टाइम्स के फोटो नहीं दिखेंगे, एक फोटो था, मैंने बताया तुमको। ठीक है, तो यूरोप कभी एक सिविलाइजेशन नहीं था, जंगलियों की तरह लोग रहते थे, सिविलाइजेशन नहीं था। मतलब क्या फर्क पड़ता है सिविलाइजेशन होने से या नहीं होने से? जब सिविलाइजेशन होता है कोई, जब बहुत पुराने समय से सिविलाइजेशन होता है, मतलब बहुत पुराने समय से तुम्हारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, तुम बचपन से उन रीति रिवाजों में बड़े हुए हो, तो कोई अचानक से आकर अगर तुमसे तुम्हारे रीति रिवाज छीनने की कोशिश करे, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम उसको बचाने की कोशिश करते हो। जैसे कि अभी भारत में हो रहा है, हमको लगता है कि कोई इन्वेजन कर रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे रीति रिवाज, हमारा कल्चर खत्म किया जा रहा है, तो हम बहुत सारा, एक बड़ा तबका है समाज का जो उसके खिलाफ में बोलता है। ठीक है, और वो ऐसी गतिविधियां करता है, राइट। तो ऐसे ही एक समय आया यूरोप में, जब ये मिडिवल टाइम से भी थोड़ा हम आगे बढ़े, जब उन्होंने हगना मूतना सीखा, थोड़े से बेसिक एटिकेट्स वगैरह सीखे, और फिलोसॉफी भारत से निकलकर उधर जाने लगी, पाश्चात्य में जाने लगी, पढ़ने लिखने लगे लोग। इंग्लैंड इंग्लैंड में 1800s में, अगर मैं 1800 की बात करूं, जब यहाँ पे मराठा एम्पायर था, ब्रिटिश आ ही रहे थे, आधा भारत अंग्रेजों के पास था, आधा भारत हिंदवी स्वराज्य में था। अगर उसी समय की मैं बात करूं, तो भारत में लिटरेसी रेट 70% से ज्यादा था। ये सारे वर्णों के ऊपर पढ़ाई करी गई है, सभी वर्णों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने आके स्टडी करी है। और इंग्लैंड में 15% से कम था। इंग्लैंड में 15% से कम लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे। भारत में 70% बच्चे, बूढ़े, वयस्क सब लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख सकते थे। 1800s की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम एज ए सिविलाइजेशन बहुत एडवांस थे। जब ट्रांसफर ऑफ नॉलेज शुरू हुआ, अदर देन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, अंग्रेज आए वगैरह वगैरह लोग आए, वो बस इंडिया ही नहीं आए, दुनिया के अलग अलग देशों में गए, अफ्रीका में गए, पूरे कॉन्टिनेंट में, वहाँ के अलग अलग देशों को उन्होंने लूटा, चाइना में गए, वहाँ के देशों को लूटा, जापान में लूटा, साउथ ईस्ट एशिया में लूटना शुरू किया, अफगानिस्तान में वगैरह वगैरह, सेंट्रल एशिया में। तो जब उनके पास रिसोर्सेस आए, पैसे आए, आर्थिक संपदा आई, तो धीरे धीरे पढ़ने लिखने इन चीजों के भी बारे में नॉलेज बढ़ना चालू हुआ। जब पढ़ना लिखना शुरू हुआ, धीरे धीरे थोड़ा उनका समाज विकसित हुआ। तो 1800 से पहले की थोड़ी थोड़ी ये बात है, जब उनको राष्ट्रवादी विचार आने लग गए। उनको एक साथ बांधने जैसे विचार क्या थे? तो प्रमुख तौर पर उनकी भाषाएं थी। अगर कोई जर्मन भाषा बोलता था, एक गुट लासुर स्टेशन में अगर सब जर्मन भाषा बोलते थे, और गंगापुर में जर्मन भाषा बोलने वाले थोड़े से ही लोग रहते थे, और उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, तो लासुर के सभी जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता था, थोड़ा सा बुरा लगता था। बहुत सारे शुभ चिंतक लासुर से गाड़ी करके, हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी पे बैठ के उधर उनको मिलने को भी जाते थे। यूरोप में लोगों को जोड़ने का प्रमुख माध्यम था भाषा। हम, तू मेरे जैसा है, तुम हमारे जैसे, हम लोग भाई भाई, हम लोग मदद करेंगे तुम्हारी, ये इसका रीजन था भाषा। ठीक है। और अब तुम देखो यूरोप में, अब ऐसे भी लोग थे जो भाषा से उठ के, जैसे भारत में भी तो कितनी सारी भाषाएं हैं, मराठी है,
गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, तमिल है, बहुत सारी भाषाएं हैं। नॉर्मली हमारा देश एक भाषा को इन सभी से ऊपर एक भाषा ज्यादा करके, नॉट फॉर ऑल, बट 60% ऑफ आवर कंट्री अंडरस्टैंड्स हिंदी। इसलिए बड़े बड़े लोगों के जो स्पीचेस वगैरह रहते हैं, सीईओ का फोन है। देखो, नहीं, देखो, तो राइज ऑफ नेशन अपन देख रहे हैं, तो अब भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग, मराठी है, कन्नड़ा है, तमिल है। लेकिन इस सबसे ऊपर भी उठ के हमारा प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं तो 60% लोग हिंदी समझ जाते हैं। नीचे जाके तमिलनाडु में भी बैठे वाले लोग योगी जी का भी भाषण ठीक ठीक समझ लेते, कुछ नहीं तो ये बीच बीच में कुछ जय श्री राम समझ जाता है तो करते। तो ऐसे ही एक यूरोपियन आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, फ्रेडरिक सोरो। उन्होंने बाकी लोगों से ऊपर उठ के विचार किया। वो खुद थे फ्रेंच, खुद फ्रेंच भाषा बोलते थे। और आगे चल के इन सारे फ्रेंच लोगों ने मिलके खुद का एक देश बनाया। सारे फ्रेंच लोग एक तरफ इकट्ठा हो गए, जितने इलाके में वो लोग ज्यादा थे बोल दिए फ्रांस। जर्मन लोग एक जगह इकट्ठा हुए, वो बड़ा हो गए, वो बोले जर्मनी। इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस एक जगह इकट्ठा हो गई, उन्होंने बोल दिया कि ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। इंग्लिश वाले लोगों ने बोल दिया इंग्लैंड है। फिर थोड़ी सी दूसरी एक्सेंट वाले इंग्लिश वाले लोग थे, वो एक जगह गोड़ा हो गए, वो बोल दिया स्कॉटलैंड है। और थोड़े से इंग्लिश वाले लोग गोड़ा हो गए एक जगह पे, वो बोले वेल्स है। फिर बाद में इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सबसे ज्यादा लोग इंग्लैंड में रहते थे। स्कॉटलैंड बहुत छोटा छोटा सा था और वेल्स बहुत छोटा सा था। तो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों ने खुद के ही इंग्लिश भाइयों बहनों पर अत्याचार करके, आक्रमण करके स्कॉटलैंड और वेल्स को हड़प लिया। और फिर इस देश का नाम पड़ा, जिसमें तीन छोटे छोटे देश आते हैं, तीन हिस्से आते हैं, इंग्लिश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इनको मिलके उन्होंने बोल दिया यूके, यूनाइटेड किंगडम, या ग्रेट ब्रिटेन। खुद को ही बोल दिया महान ब्रिटेन, ग्रेट, हम ग्रेट बोल दिया। और ऐसे सब अलग 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 भाषाओं में सब लोग जुड़ते जा रहे थे। जो इटालियन बोलते थे उन्होंने आके इटली बनाया। लेकिन एक आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो ने इस सब के आगे देखा।
उन्होंने देखा कि आज तो ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग बोल रहे, सारे मराठी वाले लोग बोल रहे हम आके महाराष्ट्र बना देंगे। सब तमिल वाले लोग बोल रहे हम तमिलनाडु बना देंगे। सब गुजराती लोग बोल रहे हम गुजरात बना देंगे। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इन सबको एक साथ में बांधेगा। और उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने नेशनलिज्म इन फ्रेंच नहीं, नेशनलिज्म इन जर्मन नहीं, नेशनलिज्म इन इंग्लिश पीपल नहीं, उसने उन्होंने नेशनलिज्म इन यूरोप देखा। उन्होंने देखा कि एक दिन, आज भले ही सब भाषा के नाम पे हम लोग अलग अलग हैं, यूरोप के लोग अलग अलग हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हम सब अलग अलग लोग, हम सबके अलग अलग झंडे एक साथ में हम लोग चलेंगे। बिकॉज भाषा से भी ऊपर, इंग्लिश भाषा, जर्मन भाषा, इटालियन भाषा, फ्रेंच भाषा, इससे भी ऊपर एक चीज है जो हमको बांधती है, एंड दैट थिंग इज आवर रिलीजन। हमारे भाषाओं से भी ऊपर है क्रिश्चियनिटी, जो हमको एक साथ में बांधता है। तो ये सबवर्जन है एक, तुमको बताया नहीं जाता इस प्रकार से, लेकिन उन्होंने ये देखा। ठीक है। महाराष्ट्र में बैठा हुआ कोई क्यों, यहाँ पर इंडिया में बैठा हुई, महाराष्ट्र में बैठा, संभाजी नगर में बैठा कोई मुल्ला भाईजान, उसको क्यों फिलिस्तीन में अगर कोई मुसलमान बच्चा मर जाता है तो यहाँ से रोते पड़ता है, रोज इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाते रहता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहता है? क्यों? व्हाट इज दैट विच बाइंड्स देम? क्यों? अगर किसी संत मुनि आचार्य पर कुछ उत्पीड़न हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, तो भारत में बैठे हुए बाकी सभी राज्यों के लोग भी उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, बुरा लगता है। बिकॉज देर इज समथिंग विच बाइंड्स अस ऑल, इट इज रिलीजन, इट इज आवर फेथ। तो देर इज ऑल्सो समथिंग विच बाइंड्स ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, इट इज देयर क्रिश्चियन फेथ। एंड फ्रेडरिक सोरो वॉज द फर्स्ट वन टू रियलाइज, और फर्स्ट वन टू एक्चुअली ड्रॉ एंड डिपिक्ट इट, कि आज भले ही तुम लोग फ्रेंच लोग, जर्मन लोग, फलाना लोग, ढिमाका लोग, इंग्लिश लोग अलग अलग हो रहे होंगे, लेकिन सबसे ऊपर, सबका मालिक एक साईं बाबा ऊपर बैठा हुआ है। अपन सब लोग उसके बच्चे। समझ रहा के तुमको? तो फ्रेडरिक सोरो was a French artist who in 1848 prepared a series of 4 prints। उन्होंने 4 अलग अलग ड्राइंग बनाई, उसमें से तुम बच्चों को सिलेबस में एक ही ड्राइंग दी है, क्योंकि बाकी तीन में स्पष्ट रूप से क्रिश्चियनिटी दर्शाई गई है। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। एक बात फ्रेडरिक सोरो ने उसके समय से आगे देखी, जुर्रत की आगे देखने की, वो था डेमोक्रेसी। वो था लोगों का राज, लोगों का विधान, विधान प्रधान। मतलब कि पहले सब रहते थे लोकल राजा, ट्राइबल लोग, लोकल डॉन, गुंडे, माफिया रहते थे, सब सबके इलाके चलते थे। तो जर्मन लोगों में भी 10 गुंडे रहते थे। ठीक है। कभी कभी बीच बीच में ऐसा एक टाइम आया कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वो आगे चल के रॉकी भाई बना। उसने जर्मन के 10 गुंडों का 10 में से 6 गुंडों को खत्म कर दिया। वही 6 जनों के इलाके पे वो अकेला राज करता था, और बाकी 3-4 छुटपुटे बचे थे। तो फ्रेडरिक सोरो ने सोचा उसके जाके कान भर देता, उसको बोलता हूँ बाकी भी 4 छोटे मोटों को निपटा दे और सारे जर्मनी को एक करा दे। ठीक है। और तेरे बाद में तेरे बच्चे को राजा मत बना देना। पहले यूनिफिकेशन कर, पहले एकजुट कर सबको, और यूनिफाई होने के बाद में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर दे, लोगों को डिसाइड करने दे कि किसको बिठाना है। ये उसने देखा, ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन उसको दिखा। किधर से ढापा था उसने? ये इसने इंडिया से और ग्रीस से ही ढापा था, क्योंकि भारत और ग्रीस, ये दो ऐसी सभ्यताएं थी जहां डेमोक्रेसी हजारों साल पहले से थी, हजारों साल पहले से। ठीक है। एंड सोशल रिपब्लिक, ऐसा रिपब्लिक, ऐसा देश बने, ऐसा एकजुट होने के बाद, यूनिफाई होने के बाद ऐसा बने जिसमें लोगों में समरसता हो, लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, एम्पैथी हो। आसाम में कुछ हो गया बुरा, अगर जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में एक आधी स्कूल में आग लग गई, 10-12 बच्चे मर गए, तो पूरे इंडिया को बुरा लगे। गुजरात में वो एरोप्लेन क्रैश हो गया था मेडिकल कॉलेज के ऊपर, तो पूरे इंडिया को बुरा लगे। पहलगाम में कुछ हो गया तो पूरे इंडिया को बुरा लगे। तमिलनाडु में बैठे वाले लोगों को भी बुरा लगे, महाराष्ट्र में बैठे वाले लोगों को भी बुरा लगे। तो रिपब्लिक ऐसा होना चाहिए, फोर्सफुल रिपब्लिक नहीं चलना चाहिए, सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। उस रिपब्लिक में, उस देश में रहने वाले लोग आपस के लिए, एक दूसरे के लिए संवेदनशील हो। संवेदनशील मतलब इमोशनल हो, एम्पैथी हो उनमें एक दूसरे के लिए। भाषण समझ में आ रहा है तुमको? पक्का? अच्छा, फिर फ्रेडरिक सोरो ने ये जो पेंटिंग बनाई, ये जो तस्वीर बनाई, इसके असली मतलब तो मैंने तुमको समझाया, कि भाषा में बटे हुए लोग भले ही अलग अलग होंगे, लेकिन भाषा से भी ऊपर उठ के एक चीज रहती है, वो है फेथ, विश्वास। विश्वास नहीं, फेथ मतलब उनके लिए उनका रिलीजन। तो फ्रेडरिक सोरो की इस पेंटिंग में क्या खास खास बातें हैं? चलो देखते हैं क्या खास बातें हैं।
द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन। सबसे पहले तो यूरोप और अमेरिका दोनों को बताया गया, बाकी को क्यों नहीं बताया गया, यूरोप और अमेरिका ही क्यों? क्योंकि गोरी चमड़ी, समझ रहे तुम, गोरी चमड़ी। अफ्रीका में भी उस टाइम पे बहुत क्रिश्चियन मिशनरीज ने कन्वर्ट कर दिए थे, इंडिया में भी बहुत जनों को कन्वर्ट कर दिया था, चाइना में भी बहुत जनों को कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन भैया शेवटी गोरे लोग रहते हैं, आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सारे के सारे लोग जो है लिबर्टी यानी मुक्ति के देवता को, या उसको एक रिस्पेक्ट अपना पे कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनको लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी चाहिए। इक्वलिटी अमंगस्ट देम बाकियों के लिए नहीं रहती थी, पर वो सारा जर्मन लोगों में, इटालियन लोगों में, फ्रेंच लोगों में, अमेरिकन लोगों में, इंग्लिश लोगों में, डच लोगों में, सब में आपस में इक्वलिटी बनी रहे, फ्रेटर्निटी भाईचारा बना रहे सब में। कभी फ्रांस को जरूरत पड़ी तो जर्मन भी उनके मदद को आ जाए, कभी जर्मन लोगों को जरूरत पड़ी तो इंग्लिश लोग भी उनके जरूरत को आ जाए। आए क्या कभी इतिहास में? आपस में झगड़े होते रहे, उसको अपन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 बोलते। तो वो लोग इस बात को आइडियलाइज करते रहे, इस बात को सोचते रहे, फ्रेडरिक सोरो सोचता रहा कि कभी तो भी एक महान दिन आएगा जिस दिन हम लोग छोटी मोटी भाषाओं से ऊपर उठकर हमारे क्रिश्चियन फेथ के लिए यूनिफाई हो जाएंगे। ये वो बात सोचते रहे, लेकिन कभी ये बात हुई नहीं। तो आज वहां पर रहने वाले, यूरोप में रहने वाला हर लोग जानता है कि हम लोग कभी भी फेथ के लिए एक हो ही नहीं सकते। हम लोग भाषा में और प्रांतों में ही बटे हुए हैं, और उसी नजरिए से वो भारत को देखते हैं। और उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये भारत, जिसमें महाराष्ट्र मराठी लोगों का है, राजस्थान मारवाड़ी लोगों का है, गुजरात गुजराती लोगों का है, तमिलनाडु तमिल लोगों का है, केरला मलयालम बोलने वाले लोगों का है, ये भारत प्रांतवाद क्यों नहीं करता? इनमें आपस में झगड़े क्यों नहीं होते? हम में तो हो जाते। फ्रेंच लोग इंग्लिश को गाले देते, इंग्लिश लोग जर्मन को गाले देते। जर्मनी में आ गया था ना हिटलर, याद है ना? पोलिश लोगों की, फ्रेंच लोगों की, इंग्लिश लोगों की आई वही नहीं कर दिया था ना। और उससे भी पहले, हिटलर से भी पहले वर्ल्ड वॉर 1 आपस में चल रहा था। इंग्लैंड, रशिया, अमुक टमुक फलाना ढिमकाना, इटली विटली, यही चल रहा था। शांति से नहीं रहते, आज भी वैसे चलते हुए निस्ते झगड़े झगड़े आपस में, उनका कुछ एक हो नहीं पा रहा। और उस नजरिए से जब वो भारत को देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि भारत टूट क्यों नहीं रहा। हम लोग तो भाषा में अलग अलग टूट गए, भारत टूट क्यों नहीं रहा? तो उनको ये बात समझ नहीं आती है, उनको ये बात समझ नहीं आती। वो आइडियलाइज करते हैं, आइडियलाइज मतलब वो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब कि एक दिन हमारा यूरोप नेशनलिस्ट बनेगा, राष्ट्रवादी बनेगा। एक दिन फ्रेंच लोग फ्रांस के लिए राष्ट्रवादी नहीं, यूरोप के लिए राष्ट्रवादी बनेंगे। एक दिन इंग्लिश लोग इंग्लैंड के लिए राष्ट्रवादी नहीं, पूरे यूरोप के लिए राष्ट्रवादी बनेंगे। एक दिन मराठी लोग सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं सोचेंगे, पूरे भारत के लिए सोचेंगे। सोचते ही है ना, हम तो सोचते ही है। महाराष्ट्र से पहले हम भारत का सोचते हैं, जय हिंद फिर जय महाराष्ट्र बोलते हैं। बात समझ आती है? वो लोग नहीं सोच पाते, वो इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। हम लोग क्यों आगे बढ़ पाते हैं? बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट कल्चर। कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक एक ही प्रकार के देवी देवताओं की पूजा हो रही है, एक प्रकार के रीति रिवाज है। भाषा बदल जाती है, पोंगल का नाम बैसाखी हो जाता है, लेकिन बात तो एक ही रहती है, बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। ठीक है, एंड बिकॉज वी आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट। मैंने वो पहला फोटो दिखा है ना तुमको, 4,000 5,000 साल पहले का, हम बहुत पुरानी सभ्यता है, तो हमको तोड़ना बहुत मुश्किल है। वो लोग ख्वाब ही देखते रहते, तो ये इन बातों के वो ख्वाब देखते हैं कि आपस में कभी हम लोगों में भाईचारा हो। अरे हम में नहीं रहता क्या? कोई नॉर्थ ईस्ट का ब्लॉगर हमारे इधर आ जाए तो हम भी उसको बोलेंगे आ जाओ भैया हमारे घर पे, आओ भाई देखने। ठीक है, कोई तमिलनाडु से अगर मोटरसाइकिल पे पूरे इंडिया का टूर वगैरह कर रहा है, लासू स्टेशन से गुजरने वाला है, हम चाय के टपरी पे बैठे थे सावंगी चौक में, वो आया उधर दुकान पे चाय वाय पी रहा, हम भी उसको बोलेंगे अरे भैया हमारे साथ फोटो। ठीक है, ऐसे हम तो करेंगे। और हम भी किधर गए तो वहां के भी लोग हमको करेंगे, अरे तू महाराष्ट्र से आया क्या? अरे जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज, ये एकदम चालू हो जाएगा किधर भी जाओ। तो और वो लोग ख्वाब देखते हैं। ऑन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड सिंबल्स ऑफ मोनार्कियल रिजिम्स। उनको एक आइडिया आया कि हम पूरे यूरोप को एक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो डिपिक्ट करते, फोरग्राउंड जमीन पर, ग्राउंड पर तुम देख सकते हो खंडहर पड़े, चूरा चूरा चूरा, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, किसके? राजा महाराजाओं के मूर्तियों के टुकड़े, जो उस समय राजा महाराजा थे अलग अलग देशों के, फ्रांस का राजा,
या जर्म उधर देश बना नहीं था अभी तक, उन इलाकों के डॉन लोग जो थे, उनके हड्डियों का, उनके मूर्तियों का चूरा 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 पड़ा है। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक सोरो ये मानता था कि लोकल बादशाह लोगों को, लोकल बाहुबलियों को खत्म करेंगे तो ही डेमोक्रेसी जीत पाएगी, लोकल डॉनगिरी खत्म करेंगे तो ही डेमोक्रेसी जीत पाएगी। मोनार्कियल लोगों को खत्म करना पड़ेगा, उनका डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब, डाउनफॉल समझते हैं ना, एक होता है डाउनफॉल, डाउनफॉल का अपोजिट वर्ड क्या है जो तुम लोग हमेशा ट्राई करते रहते हो? कम बैक। कम बैक मारने का भाई। 2026, 60.5 का 2026 तो आवर गया। अब बाकी कभी आवर ही जाएंगे, कम बैक हो पाएंगे कि ऐसा? देखो, तो डाउनफॉल ऑफ मोनार्कियल एंड एब्सोलूट एब्सोलूटिस्ट रिजिम। एब्सोलूटिस्ट मतलब जो वो बोले वही चलता है, किम जोंग उन टाइप। ऐसे डॉनगिरी रहती थी ना उधर, अलग अलग इलाकों में, प्रांतों में। फ्रेंच लोगों में ही 3 अलग अलग डॉन लोग रहते थे। तो फ्रेडरिक सोरो का मानना था जब तक ये डॉन लोग खत्म नहीं होते तब तक डेमोक्रेसी स्थापित हो नहीं सकती। फिर उसके बाद में, इस फोटो में, इन दिस इमेज, पीपल आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। अलग अलग देश के अपने अपने देशों के झंडे लेके चल ही रहे वो, ठीक है। और लेकिन साथ में झंडे लेके चल रहे, फिर भी एकता की भावना, यूरोप की भावना उनमें आती नहीं। जबकि 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के परेड में हम अलग अलग, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, गुजरात की, बिहार की, सबकी रैली झांकियां निकालते हैं, और उससे बढ़ के हमको हमेशा तिरंगा ही दिखता है। In this image, people are grouped as distinct nation, identified by their flags and national costumes. This depict the rise of nation states in Europe and America. तो नेशन स्टेट्स पहली बार देश बनना शुरू हो रहे हैं यूरोप और अमेरिका में। तुमको भी तो कभी ख्याल आया होगा बचपन में कि साला हमारी दुनिया में पहले हम आदि मानव थे, फिर बड़े बड़े होते हम कब इतने समझदार हो गए कि हमने मैप के ऊपर बाउंड्री खींच दी और ये हमारा देश। तो पहली बार ये हो रहा था, देखो। 1400, 1500, 1600, 1700 की बातें चल रही है ये, जब यूरोप में ये सब बवाल चल रहा था, ठीक है। अब इसके बाद देखो भैया क्या दिया है अपने को। नेशन स्टेट बोले तो क्या, वही तुमको समझा रहे, देश बोले तो क्या। तो नेशन स्टेट रेफर्स टू अ कंट्री वेल डिफाइंड बाय डिलाइनेटेड बाउंड्रीज, अच्छे से बाउंड्री खींची गई है। रिसाइडेड बाय पीपल विथ सिमिलर कल्चर, उसमें ऐसे ही लोग रहने चाहिए जिनका एक जैसा कल्चर है, ऐसा नेशन स्टेट को माना जाता है। भारत है एक जैसा? भारत है क्या? भारत का कल्चर एक है क्या? हाँ। भारत की भाषाएं अलग है लेकिन कल्चर एक है। शेयर्ड हिस्ट्री, क्या हमारी सबकी हिस्ट्री एक जैसी है? हाँ। तो अगर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ में लड़े, तो राजस्थान में महाराणा प्रताप भी लड़े, तो असम में भी कोई लड़ा, तो उत्तर प्रदेश में भी कोई लड़ा, तो सिंध में भी कोई लड़ा, तो तमिलनाडु में भी कोई लड़ा। बात समझ आ रही है तुमको? देखिए, दक्षिण भारत तक कम पहुंचे मुगल, लेकिन कर्नाटक तक तो पहुंच ही गए थे, आंध्र प्रदेश तक तो पहुंच ही गए थे। तो वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री। उससे भी पहले की, डू वी हैव, उससे भी पहले की शेयर्ड हिस्ट्री, ऑफ कोर्स। उससे भी पहले कोई अगर सोमनाथ मंदिर तोड़ने मोहम्मद गजनी आया था, तो उस टाइम जब वहां के राजा हारे, तो दक्षिण भारत से ही और एकदम उत्तरी पूर्व भारत से, नॉर्थ ईस्ट से ही लोग आए थे बचाने के लिए। और उससे भी पहले जब मुगल इस्लामी पैदा नहीं हुआ था, क्रिश्चियन लोग भी नहीं थे, उससे भी पहले जब युवान आक्रमण होते थे, ग्रीस से हमला होते थे, तो सिंध पे हमला हो रहा था तो बिहार से बचाने को जा रहे थे लोग, चंद्रगुप्त मौर्य और ये लोग, ठीक है। तो हमारा शेयर्ड हिस्ट्री था। एंड एथनिक कैरेक्टर, ठीक है। एथनिक मतलब एथनिक ग्रुप। अब एथनिक ग्रुप मतलब होता है, ये हमारे इंडिया पे फिट नहीं बैठता। एथनिसिटी मतलब हमारा प्रांत, हम महाराष्ट्र से है, वी हैव महाराष्ट्रियन एथनिसिटी, या सम अदर पर्सन हैज कर्नाटक एथनिसिटी, सम अदर पर्सन हैज तमिलनाडु एथनिसिटी। तो हमारा एथनिक कैरेक्टर एक जैसा होना चाहिए। तो डिस्पाइट अवर एथनिक कैरेक्टर अलग अलग होने के कारण, तो वेस्टर्न लोगों के हिसाब से भारत एक नेशन स्टेट नहीं है। वो लोग ऐसा सोचते हैं, राहुल गांधी ऐसे सोचते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बाहर से पढ़ के आए हैं ना। वो बोलते हैं कि एक राष्ट्र नहीं है। ये बस एक 1947 में 15 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट साइन मारा था कि अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग एथनिक कैरेक्टर के लोग एक साथ रहेंगे। जब तक चल रहा है तब तक चलेगा। उससे पहले वो बोलते हैं इंडिया था ही नहीं। 15 अगस्त 1947 से पहले कभी था ही नहीं। कैसे नहीं था भैया? ये तो मंगल पांडे को उधर लटका है तो महाराष्ट्र में क्यों लोग रास्ते पे उतर गए थे? रानी झांसी के साथ कुछ हो गया तो तमिलनाडु में लोग क्यों खड़े हो गए थे? सावरकर को जेल में डाला था तो पूरा देश काय को जल रहा था?
बात समझ आ रही तुम? अगर वो थेच नहीं, हमारा देश पहले थाच नहीं, तो हम लोग लड़ किसके लिए रहते फिर? बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो बिकॉज ऑफ दिस एथनिक कैरेक्टर टू वर्ड्स, वेस्टर्न लोगों को, अभी डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन, न्यूटन्स लॉ, लॉ की एक डेफिनेशन है ना, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट और इन मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनटिल डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा तो हम बोल देंगे न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, ये नेशन स्टेट नहीं है, ये नेशन स्टेट की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा। तो इंडिया जो है वेस्टर्न लोगों के लिए नेशन स्टेट की डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने एथनिक कैरेक्टर डाल के रखा है, लैंग्वेज का एक बैरियर डाल के रखा है, और वो हमेशा उसी नजरिए से इंडिया को लेके अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से वो देखते हैं, भारत को देखने का उनका नजरिया एक है। जैसे तुम यूरोप के बारे में सोचते हो तो तुमको सब गोरे गोरे लोग दिखते हैं। फिर मैं थोड़ा जूम करके बताऊँ, अलग अलग भाषा है, तो अब मैं क्योंकि इतने देर से अलग अलग भाषा बोल रहा हूँ तो अलग अलग देश तुमको दिखते हैं। अब तुमको इससे ज्यादा मालूम ही नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा, अभी तुम बच्चे हो, तुम पढ़े ही नहीं हो। जब तुम अगर यूपीएससी की एमपीएससी की पढ़ाई करोगे, बहुत डिटेल में यूरोप के बारे में पढ़ोगे, एट दैट पॉइंट यू विल रियलाइज यही एनसीईआरटी जब शायद 5-6 साल बाद वापस यही पढ़नी पड़े, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस 5वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी है। तो यही एनसीईआरटी जब तुम और डिटेल में पढ़ोगे, इसको बहुत डीप में पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री, जैसे साइंस मैथ्स, हम लोग मैथ्स 10वीं का ही आता है प्रकाश में, लेकिन हार्ड लेवल का आता है, तो यूपीएससी हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है 10वीं तक का, लेकिन हार्ड लेवल का आता है, बहुत गहरा जाना पड़ता है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो तब तुम जब पढ़ोगे तब तुमको रियलाइज होगा कि अरे यूरोप खाली नाम का ढोंग है, दिखावा है ना, खाली लोग एक्टिंग कर रहे हैं एक साथ रहने की। फ्रेंच लोगों की जमती नहीं जर्मन से, जर्मन की जमती नहीं पोलिश से, पोलिश की जमती नहीं डच से, डच की जमती नहीं इटालियन से, इटालियन की जमती नहीं इंग्लिश से। बस आपस में जुड़ जुड़ के रह रहे कैसे लोग, गुद मर के श्वास गुथ रहा है, एक दूसरे का सफोकेशन हो रहा है उनको, फिर भी रह रहे एक साथ। ऐसी पॉलिसीज, फेक गोपी चंद पॉलिसीज बना के रखी उन्होंने, बस नहीं थी। देखोगी, इट इज ऑल्सो सपोज टू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस। भारत में है क्या? ऑफ कोर्स पॉपुलर वोट है ना, पॉपुलर मैंडेट है मोदी के पास में। पॉपुलर मैंडेट समझता है क्या तुमको? 543 सीट्स में से पहली बार वो कुछ तो 282 जीते भाजपा, फिर 303 जीते, और इस बार कम हुए 240, है ना फिलहाल के। लेकिन स्टिल पॉपुलर मैंडेट है। 240 जीतने के बाद एक भी राज्य हारे क्या उसके बाद इलेक्शन? झारखंड छोड़ के रिप 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 महाराष्ट्र जीते, 6 महीने बाद इस पूरा देवेंद्र फडणवीस से भगवाच कर दिया पूरा महाराष्ट्र। उसके बाद अलग अलग सब राज्य जीतते इलेक्शन होते गए, दिल्ली जीत गए, केजरीवाल के पास ही था, राजस्थान जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए। अभी वो कौन सा लास्ट इलेक्शन हुआ था, हरियाणा, तब मंजिलें भी बांटी थी, फिर बिहार का इलेक्शन हुआ, अभी बिहार झारखंड हुआ तो झारखंड हार गए, बिहार जीत गए। अगला इलेक्शन होता है अभी, बंगाल में चल रहा है ना अभी निस्ता, और तमिलनाडु। बंगाल तो जीतने पे है एकदम, 50-50 फाइट चल रही। तमिलनाडु में कोalition पॉपुलर मैंडेट मिल जाए तो मेजोरिटी से ऊपर मिल रहे हैं ना वोट हमेशा, पॉपुलर मैंडेट है ना। इससे पहले ऐसे नहीं रहते थे, इससे पहले हाईएस्ट पार्टी 100 पे रहती थी, फिर 100 वाली, 70 वाली, 50 वाली, 20 वाली, 5-5 की 2 वाली, 3-3 की 3 वाली, 1-1 की 4 वाली मिलके युति करते थे, और फिर उनकी मेजोरिटी क्रॉस होती थी। ऐसे एड़े बावड़े चाले करते रहते थे पहले लोग इंडिया में। पॉपुलर मैंडेट मिलिश नहीं रहा था नरेंद्र मोदी से पहले, एक ही बार मिला था इंदिरा गांधी को। वो भी तब मिला था जब इंदिरा गांधी को ठोक दिया था, तो उसकी छोकरी को मिला था। लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, अरे यार ऐसे नहीं करने का, भाई पे हाथ नहीं उठाने का, ऐसा हो गया था तब। उसके बाद में 40 साल तक मिलिश नहीं रहा था पॉपुलर मैंडेट, तो गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस है, हाउ इंडिया में है। मैं दोनों का पढ़ा रहा हूँ तुमको, राष्ट्रवाद। तो ये पॉपुलर मैंडेट मिलता तभी है, तभी। और वो भी राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा, दिखाती है भारत माता की जय, वंदे मातरम, मुल्ला मादरचोद, ऐसे सब दिखाती रहती है। तो एक राष्ट्रवादी पार्टी है वो, तो उनको पॉपुलर मैंडेट मिल रहा है, मतलब पूरे देश के अलग अलग कोनों से लोग रीजनलिज्म छोड़ के, प्रांतवाद छोड़ के, मराठीपना छोड़ के, तमिलपना छोड़ के, गुजरातीपना छोड़ के, लोग उससे ऊपर उठ के वोट देते हैं हमेशा। बात समझ आ रही है तुमको? भाजपा का पॉपुलर मैंडेट इस बात का एक लक्षण है कि लोग प्रांतवाद से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद पे वोट देते हैं, रीजनलिज्म से ऊपर उठ के नेशनलिज्म पर वोट देते हैं। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है, थोड़ा होशियार बनो भैया, एसएसटी बहुत भारी सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट है एसएसटी। अच्छा लग रहा है तुमको? कुछ नहीं समझ रहे? नहीं तो समझ रहे कोई थे वो, अभी भी कुछ नहीं समझ रहे। द पीपल इन नेशन स्टेट आर सपोज टू हैव यूनिटी, है क्या हमें? हाउ? स्ट्रेंथ एंड कोऑपरेशन, बिल्कुल है। तो बस हम नेशन स्टेट की डेफिनेशन में इधर नहीं फिट बैठने, एथनिक कैरेक्टर, हमारी एथनिसिटीज बहुत अलग अलग है। हम महाराष्ट्र लोग जो है, हम द्रविड़ लोग हैं, हम द्रविड़ मुल्क के लोग हैं, हम दक्कन में पले बड़े लोग हैं। कुछ कुछ लोग नॉर्थ से आके यहाँ रहे हैं बहुत सालों से, जैसे शुभमुत था,
वो ग्रीस एंसेस्ट्री, वो डायरेक्ट उसको ट्रेस बैक करो तो वो डायरेक्ट जाएंगे यूरोप में, उसके एंसेस्टर्स की लीनेज। तो उसकी वजह से वो वैसे दिखते, तो उसको कोई एलियनेट करता है क्या? नहीं ना। देखो, देख, आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच लोगों की बात करते हैं। बहुत सारे यूरोप में पूरा बवाल ही बवाल चल रहा था। हम फ्रेंच लोगों की बात करते हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में क्या कमाल किया, ऐसे फ्रेंच में कौन आया ने उसने क्या कमाल किया। फ्रेंच हिस्ट्री के कुछ हम जरूरी आइडियाज पढ़ेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। बहुत महान है इवेंट सारे दुनिया भर के लोगों के लिए, क्योंकि भारत तो उनको दिखता ही नहीं। इट नॉट ओनली गेव अ ह्यूज सेटबैक टू मोनार्की। उन्होंने बस एक राजा को उखाड़ के नहीं फेंका, सिर्फ इतना ही नहीं किया, बट ऑल्सो गेव द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। झूठी बात, ठीक है। फ्रेंच लोगों की वजह से दुनिया को मालूम पड़ा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, एकजुट होना किसको बोलते हैं। अभी साला हमारा सोमनाथ तोड़ा था, तब इधर से उधर लोग एकजुट हो गए थे। उससे भी पहले, जब तो इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, मोहम्मद गजनी से भी पहले चले जाओ, तब तो युवान लोग आए थे 2500 साल पहले। सिंध पे आक्रमण हो रहा था, राजा जो पुरुषोत्तम था, जिसको हम राजा पोरस बोलते हैं या पुरु बोलते हैं, उस पे जब हमला हो रहा था सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, तब बिहार से निकल के लोग आ गए थे बाचा निकले। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इतना क्रॉस करके लोग पाकिस्तान में पहुंच गए थे, सिंध में पहुंच गए थे, तब हमला करने के लिए बाहर के पर के लोगों पे। तब का चाणक्य था, वो बोलता था कि हमारा पूरा देश जो है, सिंधु से लेके हिमालय पर्वत तक से लेके दक्षिण के हिंद महासागर तक, पूर्व में अरुणाचल से लेके तो सिंधु नदी तक, हमारा एक ही देश है, भारत राष्ट्र है। उससे भी पहले 6000 साल पहले विष्णु पुराण लिखे वाला है, वो ग्रंथ पढ़े वाला है, उसमें भी लिखा है ना, हिमालय से लेके जो दक्षिण पर्यंत तक की भूमि है वो भारत है, और भारतीय यत्र संतति, उसमें रहने वाले लोगों का नाम है भारती। वो माँ भारती के बच्चे हैं, भारतीय लोग हैं। तो हमको ये चूना लगा था कि नेशनलिज्म पहली बार फ्रेंच लोगों की वजह से मिला, दुनिया को देखने को जलवा मिला, क्या कि जलवा मिला। पर ठीक है, सिलेबस के लिए तो जलवा फ्रेंच लोगों ने दिखाया। द देखो भैया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवेर्निटी। सॉवेर्निटी मतलब सत्ता, प्रजासत्ता, देश के निर्णय करने की कैपेसिटी। कौन देश का हुकुम, देश चलाता कौन है अभी इंडिया में? किसके पास है डिसीजन मेकिंग पावर? मोदी जी। तो मोदी जी के पास में ये ट्रांसफर आया कैसे, मोदी जी के पास ये पावर दी किसने? मोदी जी जाके क्या रॉकी भाई के जैसे गए थे पार्लियामेंट में, डिस्काउंट डिस्काउंट, पहले वाले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मार के बैठ के गद्दी पे, अब कुर्सी मेरी, अब जो आग लाएंगे उसकी हो जाएंगे फिर बाद में। अब तो क्या हो रहा था, नाच गाने का कंपटीशन हो रहा था, संगीत कुर्सी का कंपटीशन हो रहा था, कुर्सी जिसको मिले। कैसे गए? ठीक है। राजा, राजा तो नहीं थे मोदी जी, तो उनको बनाया किसने? इंडिया के सिटीजन्स ने बनाया ना, है ना। हमारे पास तो चल रही डेमोक्रेसी, मोदी जी नहीं थे, ये इंडिया तब भारत, इंडिया से भी पहले जो भारत था, तो हजारों साल पहले के भारत में भी आदान प्रदान होता था। पहले गांव के लोग अपने वार्ड मेंबर चुनते थे, और फिर सारे प्रधान जो रहते थे, अलग अलग वार्ड के प्रधान रहते थे, वो प्रधानमंत्री को चुनते थे। ये मंत्रिमंडल हड़प्पा में भी था, मोहनजोदारो में भी था। पिक्चर नहीं देखा तुमने वो मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन का? देखा होगा ना, उसमें भी मंत्रिमंडल बैठ के तो प्रधान को चुनता। ठीक है। फ्रेंच सिटीजन, तो फ्रेंच सिटीजन के पास में शक्ति आ जाती थी अपने देश की सॉवेरेनिटी। हमारे देश के निर्णय हम लेंगे, ना कि हमारा राजा लेगा। राजा से निर्णय लेने की क्षमता छीन लेना, निर्णय लेने की क्षमता, सोवेरेनिटी, हमारे देश के हमारे निर्णय हम देखेंगे। चाइना वाले बोल रहे हो इंडिया वालों ऐसा मत करो पाकिस्तान के साथ, हम बोलेंगे तू कौन है भोसड़ी वाले, चल निकल, हमारे देश हम देखेंगे। तो मोदी जी को दी किसने है वो ताकत? इंडिया के सिटीजन्स ने। पर फ्रेंच में भानगड़ अलग था ना, फ्रेंच में राजा फ्रेंच के लोगों ने थोड़ी बिठाया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली था क्या? राजा को हटा के प्रजा के पास सत्ता दे देना। और प्रजा पूरी को पूरी तो सब लोग हर मुद्दे पे वोटिंग नहीं करेंगे, तो प्रजा डिसाइड करेंगे कि हम किसको इलेक्ट करके ऊपर बिठाए। कौन है वो समझदार व्यक्ति जो हम लोगों के भी यहाँ पे, हम लोग क्या, हमारे बच्चों के स्कूल छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, ट्यूशन छोड़ के, भाजीपाला लेने के जाना, रोज रविवार का बाजार है वो छोड़ के, रोज रोज हम देश किस निर्णय लेते बैठे क्या? इतना बड़ा हमले, इतना महान है क्या? हमारे पास टाइम नहीं इतना। तो हम 4-5 साल में एक बार एक जन को निवड़ेंगे, वो बैठेंगे वो निर्णय लेंगे, हमको जो काम कर रहा था उसको हम निवड़ेंगे। बात समझ आई क्या? लेकिन पहली बार अब राजा नहीं चाह रहा था, जो राजा था, राजा चलते आ रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि हम चले जाए। फिर उनका गेम करना जरूरी हो गया था, फिर उनका गेम कर दिया फ्रेंच के लोगों ने, जैसे तुमको मालूम है गिलिटिन विलिटिन से कच्चे मुंडी काट ली। ठीक है, और वो क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उधर के राजा लोग अच्छे नहीं थे क्या? तो देखो ना, अपन देखते ना। द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस, संविधान इन फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। कब आया संविधान, कब बना? संविधान बनता किसके लिए है?
किन लोगों के लिए संविधान बनता है? जब राजा है तो राजा का चलता है ना, राजा के सामने लाया जाता है, ऐसा ऐसा हुआ साहब, हाँ तू बुरा, तेरे को 5 साल की जेल, इसको फांसी पे लटका, चल मेरे को केक ला दे। ऐसा राजा क्यों चलता है? संविधान क्या है? संविधान एक सेट ऑफ रूल्स है जो सब पे लागू होते हैं। जब लोग समझदार लोगों को इलेक्ट करने वाले होते हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म जो चाहिए होता है कि वो समझदार व्यक्ति बैठने के बाद में वो राजा ना बन जाए। रूल्स फॉलो करने हैं, हाईएस्ट लेवल से लेके निचले स्तर के लोगों को, कॉमन पीपल से लेके राजा में पोजीशन में बैठे वाले इलेक्टेड पावर्स को, सबको सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, उसके लिए संविधान होता है। और ये संविधान कौन बनाता है? लोग ही बनाते हैं, देश के लोग ही बनाते हैं। देश के लोगों में जो सबसे समझदार लोग रहते हैं वही संविधान बनाते हैं। और वो संविधान सबको बताते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, सबको मान्य हुआ उसके बाद वो लागू करते हैं। और हमेशा समय समय के साथ उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़ते हैं, जैसे समाज बदलता है, जैसे कल्चर बदलता है, टाइम्स बदलते हैं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा उसमें लिटिल अमेंडमेंट करना पड़ता है। संविधान को किंचित बदलना नए समय के अनुसार, उसको बोलते क्या है? अमेंडमेंट, संशोधन। संविधान में संशोधन लाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड सिटीजन्स वेर अवॉर्डेड द राइट्स ऑफ लिबर्टी। सिटीजन्स को लिबर्टी दी गई, आप जो बोलना है बोलो, नंगा घूमना नंगा घूमो, दारू पी के पढ़ना दारू पी के पढ़ो, कुछ भी करो, जिसकी उसकी लाइफ उसकी उसकी लाइफ। एंड इक्वेलिटी, सब इक्वल। ठीक है, राजा और प्रजा सब इक्वल। तो लिटरली यूरोप में एक बहुत अच्छी बात है, इंडिया अभी देहाती कंट्री है, कि अगर फ्रेंच प्रेसिडेंट किसी कैफे में आ जाए, आते हैं कभी कभी, मोदी जी भी कभी आते हैं मुंबई में, हाईवे का इनॉग्रेशन हुआ, फिर एक फेमस वड़ा पाव की दुकान पे चाय भी पीते, सारे न्यूज में दिखा देते रहते, देखो मोदी जी चाय पी रहे हैं। फिर वो दुकान वाला हाइप हो जाता, फिर वो डायरेक्ट अगले दिन से डॉली चाय वाला हो जाता, दुकान वाला एकदम बूम, नस्ती गिरदी करती रहती, वो फोटो लगा देता, मोदी जी आए थे इतने तारीख को यहाँ पे, मोदी जी के हाथ से ये कप था मोदी जी का, ये डस्टबिन में मोदी जी ने कहा चाय का कप डाला था। फिर हाइप हो जाता हो, 30-40 साल तो हाइप चलती है उसकी दुकान वाले की। तो उधर फॉरेन में ऐसे कुछ हाइप नहीं रहती, उधर का प्राइम मिनिस्टर सादा सादा कैफे में जाता, पी रहा होता, आने उधर बाजू में बैठे वाला जो व्यक्ति है वो उसको गाली देता रहता, क्या काम कर रहा भाई तू, बस क्या चीज नहीं बना रहा। और उसकी सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ नहीं कर सकते, कोई उसको चुप नहीं कर सकता उस व्यक्ति को, और कोई उसको उठा के बाहर नहीं कर सकता, मुंह पे ही बोलते, गाले नहीं देते, अच्छे से क्रिटिसाइज करते। क्या काम हो रहा भाई? सारे बाहर के इमिग्रेंट सारे अपने देश में, कुछ काम नहीं हो रहा, बच्चों का एजुकेशन कुछ नहीं हो रहा, कुछ ही कर रहा नहीं, कुछ सुधार थोड़ा बार। तो सुन के लेना पड़ता है, गुस्से में नहीं आ सकता, चौड़ में नहीं आ सकता, आपने इधर एक आदामदार को बोल के बताया। ठीक है, तो उधर लिटरली लिबर्टी और इक्वालिटी होती, लिबर्टी लिबर्टी होती, लिबर्टी ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलना है भाई बोल, क्रिटिसाइज कर, गाले मत दे, अच्छे से बोल। उधर होता है, अपने इधर तो अच्छे से बोलने का भी थे, पर तुम्हाला समजून सांगू राहिलो मी, उतने में 2-4 उठा के लेक्चर देंगे। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरी म्हणजे क्रांतिकारी, उधर के भगत सिंह लोग, जिन लोगों ने राजा को हटा के प्रजा के हाथ में निर्णायक शक्ति दी, इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने कैसे राजा की सत्ता हटा के लोगों के हाथ में दी? लोग पहले ही तो लोगों को, अब भल्लाल देव को हटाने का है, उसकी जगह दूसरा लाने का अपने को, इलेक्शन मार के। अब भल्लाल देव सबको रिप रिप कौड़े खींच रहा, रिप 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 खींचते। तो पहले प्रजा को घर घर जाके चोरी चोरी छुपके छुपके समझाना पड़ेगा ना, कि देख भाई ऐसा प्लान है और सबको एक ही टाइम पे करना है, नहीं 4 जन आगे आ गए, "ओए", बाकी पीछे डर के रह गए, तो अपन 4 तो लटके, फिर पासी पलट कर देंगे बादल देव, सबको एक ही टाइम पे करने का, एक साथ में। तो इन्होंने जो क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने करा क्या, कैसे करके बताया इन्होंने? इतने बड़े नेशन स्टेट जो आगे, बल्कि देश बनने वाला था, इतना बड़ा जो एरिया था उसमें इतने सारे लोग रह रहे थे, अलग अलग जाके ऐसे लोगों को कैसे उन्होंने कन्विंस किया कि उस राजा को उखाड़ पाए? राजा अकेला शक्तिशाली थोड़ी था, राजा के नीचे उसके सबॉर्डिनेट्स थे, सेनापति वगैरह लोग थे, सेनापति के नीचे उनके सेना उनके बटालियंस थे, उनके जनरल्स थे। राजा जो बोलता था फॉलो होते थे ना ऑर्डर सारे। तो सेना भी तो राजा का ही एक रिप्रेजेंटेशन रहता था, लोग अगर उठ खड़े होंगे तो राजा बोलेगा, सेना की टुकड़ी भेजेगा, उनका कुचल के रख देंगे उनको। ठीक है, क्योंकि राजा के ऑर्डर भी फॉलो होते थे, सिस्टम्स वैसे थे। क्यों फॉलो होते थे? उस सैनिक को मंद बुद्धि रखा जाता था, ज्यादा सोचने के नहीं। जैसे अति विचार चले गए, जैसे मैं तुमको अभी समझा के बता रहा हूँ, ऐसे ज्यादा सोचने वाले इंसान जब बन जाओगे, जब ज्यादा जागरूक हो जाओगे, तो सब चीजों के परे देख पाओगे, ज्यादा अवेयर हो जाओगे, ज्यादा परे देख पाओगे। तो सैनिक को कभी भी ज्यादा अवेयर नहीं किया जाता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी देश में। दिस इज बेसिक प्ले बुक रूल। सैनिक जो होता है बॉर्डर पर लड़ने वाला, ही इज नॉट मेड अवेयर ऑफ मेनी मेनी थिंग्स विच आर वर्किंग इन बिहाइंड, है ना। फिर उसके ऊपर जो जनरल होता है वो थोड़ा सा, ही इज लिटिल बिट अवेयर, उसके ऊपर जो लेफ्टिनेंट होता है, उसके ऊपर जो कैप्टन होता है, उसके ऊपर जो मेजर होता है, ऐसे अवेयरनेस का लेवल बढ़ते जाता है।
कॉन्सिक्वेंस की, अगर हमने ये किया पाकिस्तान पे, अगर हमने ये ऑर्डर दिया ये करो तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। ये अवेयरनेस का ऑर्डर ऊपर तक जाता है। सैनिक को अवेयरनेस नहीं होता कि हमने पाकिस्तान को, साहब का ऑर्डर आया है 4 मिसाइल मारो, हमने अगर 4 मिसाइल मारी तो वो भी इधर मार सकते, उधर गाँव में लोग रहते हैं उनका क्या होगा। सैनिक कुछ नहीं सोचता, ऑर्डर है मार, स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉलो करना रहता है। समझ आ रहा है तुमको। तो जैसे 11th 12th में तुम बच्चों से कोई भी अच्छा टीचर और मेंटोर अगर होगा तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। तो सैनिक से ये सैनिक का बेसिक क्वालिफिकेशन है सोल्जर का, कि ये देखा जाता है उसको ट्रेन करते समय ये सुन रहा क्या। अगर अच्छे से सुन रहा, बहुत अच्छे से, देन ही इज फिट फॉर सैनिक गिरी। अगर अच्छे से नहीं सुन रहा, इफ ही डज नॉट ओबे कमांड्स, तो फिर कुछ दूसरा करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है। और एंड दोज हु ओबे, जो सुनते हैं एक काफी बड़े समय तक, धीरे धीरे उनको प्रमोट किया जाता है। धीरे धीरे उनको, जैसे जैसे उनको अवेयरनेस आती है खुद के अनुभव के साथ में, कि हमको ऑर्डर आया था पाकिस्तान पे 4 मिसाइल मार दो, उनका वो डैम तोड़ दो। बॉर्डर एकदम हमारे नजदीक थे, हमने 4 मिसाइल मारे, हमारे आंखों के सामने डैम फूटा। प्रतिकार में पाकिस्तान ने हमारी पोस्ट पर नहीं, उस गांव पर मिसाइल मार दिया, उधर गांव में 10-12 हजार लोग मारे गए। ठीक है, ये मैंने मेरे आंखों के सामने देखा। फिर ये अनुभव आने के बाद में उसको ऊपर कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, ऐसे रैंक्स प्रमोट होते हैं। अवेयरनेस आने के बाद में कि तुम जो निर्णय लोगे उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। बात समझ आ रही है क्या। सोल्जर को परिणामों के बारे में नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि अगर वो सोचना चालू कर दिया तो वो बंदूक चलाने से झिझकेगा। ठीक है, उसको बस बोला जाता है मार, खट्टे मार। समझा उसको, जो और उसको यही बोला जाता है कि तुझे सिर्फ इसका ही ऑर्डर फॉलो करना है। कोई तुझे और कुछ बोले, तेरे साथी कुछ और बोले, कुछ नहीं, तू बस इसको देखेगा, उसने जो बोला तो वो करेगा। उसने बोला तेरे साथियों को गोली मार दे तो साथियों को गोली मार देगा। ही जस्ट फॉलोज ऑर्डर्स। ठीक है। तो रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज तो ऐसे काम नहीं करते। रिवोल्यूशनरीज को तो घर घर जाके कुछ करना पड़ता है। जैसे आज RSS वाईजापुर वाले आ रहे पुरलासुर स्टेशन में, घर घर जाके उनका कुछ तो है, फ्रेटर्निटी वगैरह, भाईचारा वगैरह का कुछ चल रहा है। घर घर जाओ, लोगों से बात करो, उनके प्रॉब्लम सुनो, क्या जीवन में समस्याएं चल रही है लोगों की, वो लिख के लो। फिर वो आमदार को बोलो ये पानी नहीं आ रहा, इधर रास्ता नहीं आ रहा, इधर इसका बच्चा मर रहा, इसको ये बीमारी हो रही, इसको ये दवाई सस्ती नहीं मिल रही, ऐसे लिख के लेते हैं। फिर आमदार को फीडबैक जाता सारा। ठीक है, देखो। एंड प्रैक्टिस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। हमारे गली में तम खाने मामी रहती। पहलगाम में क्या हुआ, तम खाने मामी को ज्यादा मालूम भी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि तम खाने मामी बहुत व्यस्त है। रविवार के बाजार आने, हर दिन के अलग अलग गाँव के बाजार में चूड़ा भेल बाता बिकने में। तो तम खाने मामी को कैसे अवेयर किया जाए कि देखो हमारे देश में ऐसा ऐसा हो रहा है। और एकदम लेवल ऑफ अवेयरनेस अगर बड़े लेवल पे लेके जाओगे, डेमोक्रेसी, तुमसे वोट है ना जरूरी, ये भी मराठी में भी समझोगे तो तम खाने मामी डर जाएंगे, यार क्या हो रहा, इतने सारे लोग आ गए हमारे घर पे। ठीक है, डर जाएंगे वो। तो उसको सौम्य रूप से, लिटिल लिटिल अवेयरनेस से उठाना पड़ता है, लिटिल लिटिल अवेयरनेस। कोई 10वीं का नॉर्मल ऐसा बच्चा जो मेरे पास नहीं पढ़ा है, मान लो पार्थ भाऊ सिंगने के स्कूल का एक आधा बच्चा डायरेक्ट अभी इस क्लास में आके बैठा, तो मैं जो बातें कर रहा हूँ उस बच्चे के लिए वो बहुत, अरे भाई SST ऐसा कैसे पढ़ रहे, क्वेश्चन आंसर दोनों चुपचाप, लर्निंग करने की, ऐसा समझा के पढ़ रहे। ऐसे समझाते नहीं हमारे स्कूल में। तो बच्चा घबरा जाएगा एकदम से, क्या पढ़ रहा है, UPSC MPSC की पढ़ाई चल रही क्या, ऐसे बोलेंगे वो। ठीक है। दीज वेर, तो अब ये रिवोल्यूशनरी लोग सादे सादे आम जनमानस में तम खाने मामी के घर पे जाके तम खाने मामी को कैसे कन्विंस करते थे कि आपको, भ्रष्ट राजा को उखाड़ फेंकने में आपकी सहायता हमको चाहिए। मामी बोलती थी, कैसे भत्ता ज्यादा बिकू क्या, कैसे करूँ, मुरमुरे ज्यादा डालू क्या क्या करूँ। आजचा पेपर, ते पेपर चालू असताना दिल ना, ग्रुपवर पाठवले रिव्हिजन करा. मग ज्याच्या फोन मध्ये असेल त्याला घेऊन ये. आण ना. लेस अवेयरनेस. आइडियाज ऑफ, तो तमखाने मामी को जाके कैसे कन्विंस किया गया, तमखाने मामी को इमोशनल किया गया, इमोशनल कि हमारा देश है मामी, हमारा देश ठीक आहे, तुमचे पप्पा इथं राहिले, तुमचे पप्पाचे पप्पा इथं राहिले, काय हालत हो राहिली देशाची, ते लोक काय करू राहिले आपल्या देशाचं, ऐसे जाके उधर। आणि बाई लोगों को, ये अकेली बाई को सुनने का आदत नहीं रहता, तम करने में उतने बोर हो जाएंगे। सामने पगारे मैडम है, उनको बुला लेने का, उनका लिख 4-5 बाया गोड़ा होगा, फिर बोलना चालू करने का, इमोशनल करने का पहले। सेल करने का सबसे दो दो सबसे बड़े क्राइटेरिया होते हैं, अगर तुमको किसी को कुछ बेचना है
तो इधर मेक देम इमोशनल, या तो फोमो क्रिएट कर दो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो, मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, तुम्हारा अवेयरनेस का लेवल और एक स्टेप बढ़ जाएगा। ना को इतना बोल के छोड़ देगा। बड़े लोगों की बात है। सब लोग किधर तो भी घूमने गए, तू नहीं जा पाया। तू सोच रहा यार मैं मेरी लाइफ में ये चीजें मिस तो नहीं कर रहा। यार सब लोग ये ट्रेंड पे रील बना रहे, मैं नहीं बना रहा। यार मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, ऐसे। ठीक है। यार सब लोग, हाँ, जैसे मान लो संजय का फोमो तुमको एक बताता है। मान लो अब संजय आएंगे, डीएफसी पेपर को आया नहीं, तो संजय भी आएंगे 2-4 दिन से, तुम उसको इतना चिढ़ाना, भाई डीएफसी पेपर के बाद हमने जो समोसा खाए भाई, ऐसे कचौरी खाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे कुछ भी चढ़ा देना उसको। उधर इसकी रैली चल रही थी, इतने झगड़े हुए भैया, ऐसे लोगों में झगड़े चल रहे थे, हम इससे देख रहे थे, सब बच्चे पुलिस की गाड़ियां आ रही थी, कुछ तो चढ़ा देना उसको। तो संजय बोलेगा अरे यार मैं आना चाहिए था यार। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, वो तो मजे में बोल, वो ऐसे थोड़ा नाराज होके, क्या यार मैं आना चाहिए था यार। और इसको जब तुम बहुत बड़ा कर देते हो, विकराल रूप दे देते हो, तो फिर लोगों को आगे जो होने वाला है, आगे उस दिन तू नहीं आया ना भैया, तेरा तो ही छूट जाएगा। ऐसा फोमो आ जाता है, भाई नहीं नहीं वो तो मैं मिस नहीं कर सकता भैया, लासुरची यात्रा संजय छोड़ के आएगा एम प्रकाश लासुरची यात्रा कराएगा। इतना हाइप बना देता हूँ लासुर की यात्रा का, क्योंकि पिछले साल वो बावड़ा इधर मई में जून में आया वो, है ना, आणि अप्रैल में यात्रा है। तो उसको ऐसे ही चढ़ा देना भैया तुम डायरेक्ट। डायरेक्ट उन्होंने एम प्रकाश छोड़ के आने के 10 दिन लासुरची यात्रा पाएगा। एंड ले सिटी ऑन, मामी को तुमने समझा, मामी तुम इस देश के नागरिक है, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तुमने उनको नागरिक रहने का मतलब समझा है। बात समझ आ रही तुमको? तुमने उनको वोट की ताकत, तब तो वोटिंग राइट्स थे नहीं फ्रांस में, तब तो सब वो बना नहीं था नेशन स्टेट, मोनार्की था ना वो तो। जिधर तक राजा का साम्राज्य था, कभी राज्य का साम्राज्य छोटा हो जाता था, कभी ज्यादा बढ़ जाता था, चलते रहता था, कम ज्यादा मोर और लेस एक ठीक ठीक सा था। बॉर्डरी खींची नहीं गई थी। तो वहां के लोगों को रिवोल्यूशनरीज ने जाके दो बातें बताना शुरू की कि तुम्हारे पापा इधर जन्मे, तुम्हारे पापा के पापा इधर जन्मे, तुम्हारे पुरखे इधर रहे, उन्होंने इस देश में गुजारा किया और तुमको पाला पोसा बड़ा किया। और तुम पूछते हो तुम देश के लिए क्यों करो, तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारा भी देश है। ठीक है, अगर आज तुमने नहीं किया तो सोचो तुम्हारे बच्चों के बारे में, पोमो। सोचो तुम्हारे बच्चों के बारे में, क्या होगा उनका। अगर बुरा राजा रहा, तुम्हारे बच्चे कैसे हालत में पड़ेंगे। पोमो, फियर डाल रहे हो तुम उनमें, फियर इंजेक्ट कर रहे हो फ्यूचर का। बात समझ आ रहा है तुमको? और ले सकते हो, तुम इस देश के नागरिक हो, तुमको भी तो करना पड़ेगा, तुम्हारा भी तो दायित्व है। और नहीं सुन रहा तब भी अपने बच्चों के लिए तो करो फियर। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ये रिवोल्यूशनरीज ने करना शुरू किया। अब फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अरे भाई, इतना ज्यादा डायरेक्ट फास्ट फॉरवर्ड हो गए तो? ठीक है, तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया उसमें, डायरेक्ट वो नेशन स्टेट बन गया। राजा बीजा की मुंडी बिंडी काटी। उसके बाद में जो स्टेट जनरल थे, ठीक है, स्टेट्स जनरल समझता है तुमको? स्टेट्स जनरल म्हणजे पंचायत। झाड़ के नीचे रोज सभा भरती थी ना उधर गांव में। सारे बुजुर्ग लोग, समझदार लोग, जनरल लोग, अमीर लोग बैठते थे ना वहां पे डिस्कस करने के लिए कि क्या करना है बाकी गरीबों का। ठीक है, अंबानी अडानी सबकी सीक्रेट मीटिंग होती थी ना, अमीर अमीर लोगों की, अजीम प्रेमजी, और वो कौन तुम्हारा सुधा मूर्ति, उसका नवरा नारायण मूर्ति, सब लोगों की मीटिंग होती थी। और सब लोग बैठ के ठहराते थे क्या करना है इन गरीब गरीब लोगों का, सोचो। भाव बढ़ाने है क्या? तो एयरटेल वाला बोलता था हाउ बढ़ा देते, जियो वाला बोलता था बढ़ा देते, दो ही प्लेयर है, बढ़ा दो। बीएसएनएल वैसे कौन वहां पर, वोडाफोन तो खत्म ही। और अपन भाव बढ़ा देते थे जून महीने से, जियो एयरटेल दोनों 15-15% भाव बढ़ा देते थे। तो स्टेट्स जनरल, अब ये अमीर लोग पहले यहाँ बैठते थे, उसको बोलते थे स्टेट्स जनरल। बाद में जब लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, राजा बीजा को काट कूट दिया, उसके बाद उसका नाम बदल के क्या कर दिया उन्होंने, नेशनल असेंबली। जैसे हमारे सारे बुजुर्ग लोग, समझदार लोग, बड़े हो अमीर हो कैसे भी हो, पर समझदार लोग जिनको हम चुनते वो कहाँ बैठते? संसद भवन, पार्लियामेंट। वैसे ये कहाँ बैठते थे? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में आए हुए मेंबर्स वेर इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स। वो तो पता है तुमको, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, सिटीजन हु पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स नहीं भरते ना उनके पास सिटीजनशिप, वो वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, व्हाट आई थिंक। या एटलीस्ट जो जितना टैक्स भरता है उसके पास उतना अधिकार रहना चाहिए वोट करने का। ठीक है, देखो, द न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस्ड द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पहले का राजा का जो राज घराने का जो था, ठीक है, कि सिसोदिया राज घराने का ये झंडा हमेशा फहराता रहे,
उसको हटा के उन्होंने फ्रेंच झंडा लगा दिया। नेशन नाउ बिकेम सुप्रीम। अब गली मोहल्लों के डॉनगिरी आणि भाईगिरी आणि फ्रेंच में भी अलग अलग डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स थे अलग अलग। जैसे कोंकण की मराठी अलग है, मपले तुपले, मपले गली, तुपले येनल का, तुम समझेंगे इसने क्या बोल रहा है, शिवाय देऊ राहिला का रे? आणि कोल्हापुर की मराठी अलग है आणि विदर्भ की मराठी अलग है। ठीक है, तो फ्रेंच में भी अलग अलग डायलेक्ट और एक्सेंट्स है। तो नेशन नाउ अब उससे ऊपर उठ के, अब अपना अपना एरिया एरिया बढ़ के नेशन नाउ बिकम सुप्रीम। हिम्स वेर कंपोज जन गण मन, और उसके बाद में वंदे AR रहमान को बुलाया उन्होंने। ठीक है, मातरम। उसके बाद में हिम्स वेर कंपोस्ट, ताकि आने वाली पीढ़ियां रोज सुबह तुमको कैसा ये देश के प्रति कुछ तो ऐसे निर्माण होता है मन में। जब तुम रोज असेंबली में इतनी शक्ति हमें दे न दाता, तो आंखें खोल के यही देखते रहते हो तुम, यार कब खत्म होगा, टीचर आग बंद गया गया। पण जैसे जनगण मन चालू होता है तुम एकदम ऑर्डर, तुम्हारे अंदर का सोल्जर जाग जाता है ना। और भारत माता की जय के टाइम पे फॉर्म में वो मुल्ला बोल रहा है, बोल मुल्ले अब्दुल। तो भविष्य में छोटी छोटी पीढ़ियां जो अभी जन्मी भी नहीं है, जन्मने के बाद उनको एक ऐसी संरचना, ऐसे सिस्टम में डालना जहां से उनके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा जा सके, देश प्रेम उनमें भरा जा सके। देखो अवेयरनेस के और एक लेवल पे मैं तुमको लेके गया, तुमको मालूम ही नहीं था कि कोई ऊपर बैठ के सोच रहा है कि रोज स्कूलों में जनगण मन चलाओ। और अभी तो जय जय महाराष्ट्र माझा चलता है ना, ये डालो। समझ रहे हैं क्या? कोई तो भी ऊपर बैठ के डिसाइड कर रहा है, जिसमें और हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस है तुमसे। बात समझ आ रही क्या, कॉमन फोल्क से। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तमखानी मामी से ज्यादा अवेयरनेस तुम में। अब तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया ना। अगले बार जब तुम जन गण मन बोलोगे तो यू विल बी सीरियस, तुम सोच रहे होगे, तुम राष्ट्र भक्ति में भी रहोगे और तुम सोच भी रहे होगे कि हमारे राष्ट्र को एक साथ जोड़ के रखना कितना मुश्किल काम होगा। नए नए पीढ़ियों को एक साथ जोड़ के रखना, इस कल्चर में बांध के लाना। अगले बार जब तुम देखोगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कभी वायरल रील, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की छोटी सी बच्ची जन गण मन आदि क्यूट से बोल रही होंगी वो, तो तुम सोच रहे होंगे, तुमको तब तुम समझ पा रहे होंगे, अरे भाई जन गण मन तो दूर दूर के प्रांतों के लोगों को भी एक साथ जोड़ देता है। नेशन नाउ बिकम्स सुप्रीम। बात समझ आ रही है? ये लाइन समझ आ रही है तुमको? नेशन नाउ बिकम्स सुप्रीम, सबसे ऊपर देश, देश से ऊपर कुछ नहीं। हिम्स वेर कंपोज्ड, रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया, ऑस्कर सिंगिंग अवार्ड एकदम। एंड ओथ्स वेर टेकन ऑन द नेम ऑफ नेशन। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, नरेंद्र मोदी यानी मैं, भारत देश की शपथ खाता हूँ। ठीक है, इट वॉज रिगार्डेड एज द फादरलैंड। हिम्स, हिम्स मतलब नहीं पता क्या, गाने, गाने बनाए गए। मेरा रंग दे बसंती चोला। है ना? हो भाई। अरे इतने सारे चलते ना, 26 जनवरी कितने स्टेटस, कल तो कितने हिम्स सुने होंगे तुमने, सबके अलग अलग स्टेटस पे। किसी एक स्टेटस पे देखा क्या, मेरा रंग दे बसंती चोला? मगरमच्छ नाच रहा आगे। दो चार बच्चे सैल्यूट मार रहे, एक लड़ रहा। बहुत जोर से 26 जनवरी आ रहा है। देखो, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज्ड। हाँ, इसका मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब देश को चलाने वाला सिस्टम, उसको देश के एक शहर में लाया गया। ऐसे अलग अलग नहीं कि संभाजी नगर का खासदार संभाजी नगर में नहीं बैठेगा, सब सारे जगह के अलग अलग खासदार उठ के दिल्ली में आएंगे, चर्चा करेंगे, यहाँ से डिसाइड होगा। और उनके ऑफिसेस रहेंगे उनके उनके जिले में, उनके उनके प्रांत में, उनके उनके इलाकों में। और एक जगह बैठ के सारी चीजें डिसाइड करी जाएंगी, पॉलिसीज डिसाइड करी जाएंगी, देश को चलाना कैसे डिसाइड करा जाएगा। एक सेंट्रल सिस्टम होगा। बात समझ आ रहा है क्या? और ऐसे हमारा नेशनल कैपिटल बना दिल्ली। पहले तो एक कॉन्सेप्ट आया था बीच में कि इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी अगर रहे तो हमारा रोटेटिंग कैपिटल रहना चाहिए। 10 साल तक दिल्ली, या सॉरी 5 साल तक दिल्ली, फिर 5 साल तक कलकत्ता, फिर 5 साल तक चेन्नई, फिर 5 साल तक बैंगलोर, फिर 5 साल तक मुंबई। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है ना बचपन में, अभी भी है 10वीं में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे में। तो वो चार जो जगह है फेमस, उधर हमारा कैपिटल घूमते रहना चाहिए। बट फॉर सम रीजन उसको ड्रॉप कर दिया। कई लोगों ने बोला कि इंडिया के सेंटर में ला लो। सबसे सेंटर में कौन सी सिटी है इंडिया के? नागपुर। नागपुर, हमेशा ध्यान रखना।
ठीक है, नागपुर एकदम इंडिया का मैप देखो तुम और नागपुर देखना, एकदम तो दिख जाएगा कि हाँ नागपुर एकदम डायरेक्ट सेंटर में है। अरुणाचल से भी उतना दूर है जितना गुजरात से, कन्याकुमारी से भी उतना दूर है जितना कश्मीर से है, मेजरली मोटा मोटा देखा जाए तो कई बार बोला गया लेकिन फिर नहीं किया, दिल्ली में रखा गया उसको, क्योंकि उधर बिल्डिंगें बनी वाली थी, इरिका में खर्चा विर्चा इतना सब शिफ्ट करने का था नहीं। अभी तो नया संसद भवन भी बन गया दिल्ली में, तो 100 साल तक तो दिल्ली और कैपिटल है, हिलती नहीं दिल्ली। दिल्ली में मूल्य कितने पता है तुमको? 25%। केप्ट लो पर्पसफुली, हमेशा कम रखा जाता है, ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता, ज्यादा बढ़ेगी उठा बिठा के इधर उधर कर देते तुम, हालत देते उधर से, तो दिल्ली जो है भसड़ ना बन जाए एकदम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म लॉज, अंबानी पे भी एक कानून, तुम पे भी एक कानून, अंबानी का बच्चा किसी को गाड़ी से उड़ा दे उसको जेल नहीं होंगी, तुम उड़ा दो तुमको जेल होंगी, तुमने नहीं भी उड़ा तुमको जेल होंगी। ऐसे यूनिफॉर्म लॉज, सबके लिए एक समान अधिकार बनाए गए थे, वेल फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, अमीरों के लिए भी एक कानून, गरीबों के लिए भी एक कानून, फॉलो होगा कि नहीं वो नहीं मालूम, कानून तो बना है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, करप्शन बाद में आता है, करप्शन बाद में हमेशा आता है, और वो समाज के वजह से ही आता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वो तुम्हारा एसआई सिस्टम, मीटर, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड वाज अडॉप्टेड। एंड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, कस्टम मतलब वो देखा है क्या, जैसे कांदा मार्केट में ट्रक में कांदा भरते, फिर वो ट्रक जब दूसरे मार्केट यार्ड में जा रही होती सेल करने के लिए, पहले वजन टोल पे जाके उसको गिनना पड़ता है कितना है, वजन बीजन होता है, और फिर हर किलो कांदे पे कुछ तो भी 15 पैसे इतना टैक्स कटता है, सब रहता है। तो अगर ट्रक में 1 टन कांदा होगा, 1,000 किलो, तो 1,000 किलो इंटू 15 पैसे करो, कितने हो गए? 150 रुपए, 150 रुपीज की पावती फटती है इसकी, वो सरकार को देनी पड़ती है इतना। ठीक है, तो इन ऐसे कस्टम ड्यूटीज रहते हैं। जैसे तुम सोना, अब तुम गए अफ्रीका में, अफ्रीका में सोना सस्ता मिलता, आणि उधर से तुमको लगा कि बहुत खरीद लेंगे बाहर, इंडिया में जाके बेचेंगे नहीं तो रखेंगे खुद के, इधर शादी के लिए खरीदना, इधर महंग पड़ रहा, उधर जाके खरीद के लाएंगे। ठीक, तुम गए डायरेक्ट सामीना मीना ये वाका वाका ये गए तुम उधर, एंड डायरेक्ट अफ्रीका में जाने के बाद में तुमने सोना खरीदा। और खरीदते खरीदते जब तुम एयरपोर्ट पे आए, अफ्रीका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ से तुम्हारी दिल्ली की रिटर्न फ्लाइट थी या मुंबई की फ्लाइट थी, वहां पे तुमको कस्टम्स वालों ने बोला, अरे भैया 2 तोड़े से ऊपर सोना नहीं ले सकते तुम, 20 ग्राम से ऊपर है। तुमने बोल क्यों नहीं ले सकता? वो बोले तुम्हारे देश का रूल है, इंडिया का, कि दूसरे देश से वापस इंडिया आते टाइम में उस देश से खरीद के 2 तोड़े से ऊपर तुम सोना नहीं ला सकते। तुम बोले हट साला, फ्लाइट का पैसा का टिकट ज्यादा होगा इससे तो। तुम सोच रहे थे 200 तोड़ा सोना खरीद के ला लोगे, दुकान में बिक दूंगी इधर रिपरी 1.5 लाख का ला के 2.5 लाख में बिक दूंगी इधर रिपरी करंट भाव में, पर ऐसे नहीं चलता, तुम ज्यादा से ज्यादा 2 तोड़ा ला सकते। और अगर 2 तोड़ा भी जो लाना है वो तो है लिमिट, और वो 2 तोड़ा भी अगर ले रहे हो, कुछ भी अमाउंट ले रहे हो, उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगता है, उस सोने का 0.01%, इतना तुमको पे करना पड़ता है। तो तुमने 3 लाख लिए, 3 लाख का 0.01% कितना होता? पटपट करो, 300, 300 की 3,000, 3,000 रुपए तुमको उधर एयरपोर्ट पे पावती भरनी पड़ती है, और वो पावती मुंबई पे उतरने के बाद जमा करनी पड़ती है। और जमा नहीं कर पाए पावती, तुमको धर लेंगे, चुरा के लाया क्या, स्मगल करके लाया क्या, धर लेंगे कस्टम्स वाले तुमको। तो ऐसे कस्टम ड्यूटी ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन है, नहीं तो कुछ भी बवाल हो जाएगा, लोग नारकोटिक्स लाएंगे, ड्रगा भर के लाएंगे, इन्फेक्टेड वायरस भर के लाएंगे, कुछ भी करेंगे इधर के उधर देश से आते जाते ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, तो इंटरनल कस्टम्स भी रहते हैं। जब महाराष्ट्र की बॉर्डर करके मध्य प्रदेश में जा रहे तो टोल नाके आते ना, अभी ट्रिप को गए थे तो महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटक में गए थे तो टोल नाके आते हैं ना, ये सारे हमेशा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज रहती है सारी जगह जगह पे। एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड, ये सारा का सारा हटा दिया था उन्होंने, इंटरनल कस्टम्स और ड्यूज हटा दिए थे। फ्रांस में टोल नाके नहीं है, अपने इंडिया में। ठीक है, चाइना में भी पहले थे अब नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। तो ये कस्टम ड्यूटीज देश में, प्राइवेट जेट भी इंडिया में रहता है, पर वो बहुत अमीर लोगों के पास। गोल्ड स्मगलिंग में प्राइवेट जेट नहीं, तो प्राइवेट जेट से उतरने के बाद भी सिक्योरिटी तो होती है स्कैम। भैया वही तो एक ही बड़े बड़े सिस्टम से। सिंगर्स को भैया उनको तो अलाउ रहता है ना भैया। नहीं तो बड़े 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 सिंगर क्या करते हैं, अपने साथ में 50 लोग लेके जाते हैं ना उनकी टीम, और सबको बोलते 2-2 तोड़ा लो, मुझे 100 तोड़ा हो गया, हाँ, आने के बाद खुद के पास ले लेते। हाँ। ओ शिट, मैंने उनको लिस्ट ही नहीं दी, 1 मिनट रुको। इसके बाद उन लोगों ने जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो कंपलसरी कर दी सारे लोगों के लिए, फ्रांस में जो रहते थे। फ्रांस में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उस टाइम पे जो जर्मन बोलते थे, इटालियन बोलते थे, बहुत सारे भाषाओं के लोग थे। 40% से ज्यादा लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे।
40% लोग फ्रेंच बोलते थे, बाकी 10%, 5%, 10%, 5% ऐसे करते करते, और 12-15 भाषा थी, सब हटा के फ्रेंच लाए, क्योंकि मैक्सिमम 40% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग थी। 50% एंड अब वो भी मेजोरिटी नहीं होता, जो मेजोरिटी रहता है वो मेजोरिटी रहता। तो फ्रांस में फ्रेंच भाषा कंपलसरी कर दी, और आज ऐसा है कि फ्रेंच लोगों को इंग्लिश आती नहीं। तो ऐसे कुछ नहीं कि वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, वो दुनिया का थर्ड सबसे पावरफुल कंट्री है, वो सबसे रिच कंट्री भी है थर्ड, और सबसे पावरफुल भी इंडिया से बहुत पावरफुल है। इतना छोटू सा देश है, महाराष्ट्र जितना भी देश नहीं है साइज में। लेकिन अगर इंडिया और फ्रांस में वॉर हो गया, होगा नहीं क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने सारे डिफेंस डील हम में साइन होते रहते हैं, लेकिन अगर हो गया तो फ्रांस जीत जाएगा इजीली। जीत जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, इतनी टेक्निकल सुपीरियोरिटी उनके पास में, इतने एडवांस्ड मशीन्स और वो सिस्टम्स हैं। ठीक है। बस फ्रेंच लोग दो चीजों के लिए जाने जाते दुनिया में। एक है एरोगंट रहते बहुत उनकी भाषा को लेके, तुम उधर जाओ तुमको लगे फॉरेनर लोग इंग्लिश में बोलेंगे, तुम इंग्लिश में बोले फिर तो लगेज भाव नहीं देंगे तुम हिंदी में बात करने की कोशिश करो उनसे तो तुमको थोड़ी इज्जत देंगे, हाँ, चलो इंडिया वाले उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। खुद की भाषा का बहुत घमंड है, और खुद के देश का भी बहुत घमंड है, खुद के कल्चर का घमंड बहुत है, एरोगंट फ्रेंच। और दूसरा है कि चैप्टर बहुत है। ठीक है, चुगलियां करने में बहुत मजा आती है, किधर भी मोदी जी को भी मिलने आए, या अमेरिका में भी जा रहे, कौन से भी देश में जा रहे, तो उधर जो है सीक्रेट कैमरा लगा देंगे, सीक्रेट माइक रख देंगे, ऐसे ये घान कामा करने में बहुत नाम बदनाम है हम लोगों का, फ्रेंच लोगों का। जितने भी फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी रहती, कोई भी अगर फ्रांस का व्यक्ति या बड़ा प्रेसिडेंट किसी भी देश को विजिट करने जाता है, अगर अफ्रीका के किसी देश को फ्रेंच प्रेसिडेंट विजिट करने गया, उनके सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वगैरह सबके साथ, तो फिर जैसे ही वो लीव करेंगे, तो अफ्रीका के वो पूरे प्रेसिडेंट का घर और पूरा वो राष्ट्रपति भवन और वो सारा जिधर जिधर फ्रेंच प्रेसिडेंट गए थे वगैरह वगैरह सब सब स्कैन करना पड़ता वापस अफ्रीका के उस देश के एजेंट्स को, सब अन्य उधर से वापस वो सारे छुपा के रखे वाले ईयरफोन माइक्रोफोन और वो ब्लूटूथ डिवाइसेस नहीं निकाल के फेंकने पड़ते सारे, वो पागल लोग हैं फ्रेंच लोग। इसलिए इंटेलिजेंस की दुनिया में इनका नाम बहुत खराब है, जिधर भी आते हैं ऐसे गुस्सा रहता दूसरे वाले देशों के एजेंट्स को, इंडिया के जासूसों को एकदम गुस्सा था। ये जैसे ही आए, क्योंकि ये लीव हुए उसके बाद साफ सफाई करनी पड़ती, वापस पूरा ताक झाक करना पड़ता, ये बहुत घान लोग हैं आज की दुनिया में, इसलिए बदनाम है। हालांकि दरी वो तब के भगत सिंह जो थे उधर के फ्रांस वाले भगत सिंह, जैसे भी जो भी रिवोल्यूशनरीज थे, डिक्लेयर्ड दैट देयर नेक्स्ट मोटिव इज टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। ठीक है, उन्होंने बोला कि लोकमान्य तिलक बोले कि महाराष्ट्र को मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाने के बाद अब हम गुजराती लोगों के लिए गुजरात बनाएंगे, कन्नड़ा लोगों के लिए कर्नाटक बनाएंगे, तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसा उन्होंने चुनना चालू कर दिया। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने बोला कि हमने ये जंगली राजा को खेल खत्म करके अब फ्रांस जब बना दिया है, तब इसके बाद हम बाकी यूरोपियन देशों में जाएंगे, क्योंकि हमारा आइडिया है कि हम सब क्रिश्चियन है, हमारा फेथ सबसे ऊपर है, और हम बाकी अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स को हेल्प करेंगे उनका उनका नेशन स्टेट बनाने में, उनकी कंट्री बनाने में। तो ध्यान रखना, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ रिवोल्यूशनरीज आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन? द मोटिव ऑफ रिवोल्यूशनरीज आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू फॉर्म देयर ओन नेशन स्टेट्स। ठीक है। फिर द फ्रेंच रिवोल्यूशन से क्या हुआ इससे? ठीक है, जैसे बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, तो इससे क्या होता? इससे इधर के लोगों की थोड़ी जागृति, थोड़ी आंखें खुलती वो वीडियो देख के। छावा पिक्चर में से नहीं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे वो सारे वीडियो चलते कि कैसे दीपू चंद्र दास को जला दिया, या कैसे कल एक बच्चे को, परसों एक बच्चे को हाथ पैर बांध के उसके स्कूल गोइंग बच्चे को डोरी से बांध के उसको नदी में फेंक दिया, डूब के मार गया, फिर उसकी लाश को खींच के निकाला, में उसको लात मार रहे थे लाश को। ऐसे जब वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट रोज होते रहते, ठीक है, उससे एक बाकी भी इंडिया में रहने वाले लोगों को भी और दुनिया में भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब तो सोशल मीडिया तब तो नहीं थी तो, लेकिन फिर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इतना बड़ा क्रांतिकारी इवेंट था, क्योंकि राजा को सरेआम काटे गया था, जो कि इधर अभी फिलहाल इस नोट्स में शायद स्किप हुआ है, या नाइन्थ में था क्या तुमको वो सिलेबस में? नाइन्थ में था क्या राजा को काटने की बात? ठीक है, तो राजा को काटने की बात नाइन्थ में थी, तो वो मान के चलते कि टेंथ में तो तुमको पता ही होगा कि राजा को काटा गया था। सब सीबीएसई वाले बच्चे ही हो ना तुम। तो इससे इट इम्पैक्टेड द मिडिल क्लास, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा मिडिल क्लास पे। जैसे बाला साहेब ठाकरे के भाषण सुन के जो कुछ करता नहीं था मराठी मानुस, उसने भी रफ कंदी से चापटा खींचने चालू की। ठीक है, इम्पैक्टेड द मिडिल क्लास इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। पहले हम मारिच खाते रहते थे, जैसे कि और फिर बाला साहेब ठाकरे के जब भाषण हुए, तो फिर उसके बाद जब मुल्लों ने कुछ करने की कोशिश करी तो मुल्ले साफ कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, फिर वो विषय गंभीर हो गया था। तो जो प्रोफेशनल लोग थे, स्टूडेंट्स थे, जो ज्यादा करके कुछ करते हैं नहीं, ठीक है, इनको भी बहुत अवेयरनेस हो गया था।
इन सेवरल कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, होलैंड, इटली और बेल्जियम। वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उसकी बात कर रहे थे, बांग्लादेश में क्या उसकी बात कर रहे थे, यूजीसी के न्यू नियम आए उसकी बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, काम को जाने वाले प्रोफेशनल लोग बात कर रहे थे। तो और अलग अलग देशों के लोग उनके उनके कैंपस में खुद के देश को कुछ बनाने की, कुछ सुधारने की बातें शुरू हो गई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखे कि फ्रांस के लोग अगर ऐसा कर सकते, ईरान के लोग अगर वो खोमेनी के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करके उसको तख्ता पलट करने की कोशिश कर सकते हैं। याद है तुमको, ईरान में चल रहा था वो। ठीक है, तुमको मालूम है कि लेटेस्ट अपडेट मैंने डाला था स्टेटस पे, पढ़ा के तुमने? 30,000 लोगों को मार डाला उन्होंने। जो मुल्ला है उसने 30,000 लोगों को डायरेक्ट भून दिया। जो भी रास्ते पे उतरे वाले थे 1 लाख 2 लाख लोग, उसमें से 30,000 लोगों को मार दिया 20 दिन में। और सो पूरा इंटरनेट ब्लैकआउट है ईरान में। तो उधर के वीडियोस जल्दी बाहर नहीं आ रहे, पर हम घुसे वाले थे कुछ ग्रुपा में, तो उधर के आ रहे। तुम दिखोगे एक वीडियो लाशों का, एक दिखा था ऑफ द रिकॉर्ड। They also wanted to throw off the monarchies in their countries and became nations। तो वो लोग भी अपने अपने देशों में प्लानिंग करने लग गए। कौन से लोग, कौन से किधर के बच्चे? स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इटली, बेल्जियम। और क्या वो अपने अपने देशों की हुकुमशाही को, मोनार्की को खत्म करके अपने देश को आजाद डेमोक्रेसी बना पाए क्या? हाँ। और ईरान के भी बच्चों ने ऐसे ही स्ट्राइक किया, नेशनलिज्म इन ईरान। तो गेम हो गया। ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म इन ईरान ये गलत वर्ड है। जो मैंने अभी तुमको ट्विटर पे दिखाया, वीडियो पोस्ट था यूट्यूब रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो बीच में मैंने बच्चों को कुछ दिखाया जो मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता। तो नेशनलिज्म इन ईरान जो है, वो जो बच्चों का वीडियो मैंने तुमको दिखाया, बहुत सारे बच्चे तुमने देखे स्लीप स्लीप कर रहे थे वो सब बच्चे। तो नेशनलिज्म इन ईरान जो है, ये मैंने गलत वर्ड यूज किया। नेशनलिज्म इन ईरान मतलब जो ईरान को बना के रखना चाहते हैं। और वो जो सच बच्चे जो शांति से सो रहे थे, तुमने देखा कितने सारे बच्चे सो रहे थे, वो नेशनलिज्म इन पर्शिया चाहते थे। वो अपने देश को वापस पहले जैसा देश बनाना चाहते थे। हजारों साल पहले पर्शिया था वो, जब तक वहां पर शांति प्रिय समाज नहीं आया उससे पहले। तो वो सब बच्चे, नई पीढ़ी जो है, पर्शिया वापस बनाना चाहते थे। पर्शिया का रिलीजन क्या था? सुना है तुमने? सन गॉड, फायर गॉड। पारसी लोग तो सुने होंगे ना, पारसी लोग, वो डॉक्टर होमी बाबा जैसे। वो एजटेक की और इसकी पूजा करते, सन गॉड, सूरज की पूजा करते। ये देखो, ये मुल्ला जी नहीं है। आग आग की पूजा करते वो, और सूर्य की पूजा करते ये, उनके आग की पूजा करते हैं। काफी कुछ सिमिलर लगता है ना अपने में उनमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह ऐसी चीजें देखी तो। ये डॉक्टर होमी बाबा, या और भी पारसी ना अपने, रतन टाटा, ऐसे रतन टाटा ये रिलीजन के हैं, डॉक्टर ओम बाबा ये रिलीजन के हैं। ये मूल्य नहीं है, और क्या ध्यान रखना। तो वो बच्चे, नेशनलिज्म इन पर्शिया, उनमें पर्शिया का का राष्ट्रवाद उन पर भारी पड़ गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान उन पर भारी पड़ गया। फिर बच्चे गहरी नींद में सो गए लंबे समय के। लेकिन उनकी तो बात छोड़ो, क्या 200 साल पहले स्विट्जरलैंड, होलैंड, इटली और बेल्जियम के बच्चे सक्सेसफुल हुए? यस। किसको देख के वो सक्सेसफुल हुए? कहाँ से मोटिवेशन लिया उन्होंने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्या ईरान वाले बच्चों ने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मोटिवेशन लिया था? नहीं। तो उन्होंने कहीं से तो मोटिवेशन लिया होगा। अब कहाँ से लिया, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। तुम ढूंढ के लाना, तुमको मालूम पड़ेगा बहुत भारी भारी चीजें फिर। और तुम गर्व महसूस करोगे उन चीजों पर। नेपोलियन, चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देश संभला नहीं जा रहा था, व्यवस्थाएं बनी नहीं थी। और उस समय पूरे देश को स्टेबल करने के लिए, और देश के काफी ऐसे हिस्से थे जो दूसरे इलाकों में थे, जो उस देश में नहीं आते। जैसे ये फ्रांस है मान लो, रेड कलर में,
फिर इधर बहुत सारे इटालियन बोलने वाले लोग हैं, येलो येलो कलर में। और फिर वापस एक इलाका आता है जिधर फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, ब्लू कलर के फ्रेंच लोग, फिर येलो येलो पट्टा, फिर दूर एक फ्रेंच स्पीकिंग बड़ा सारा इलाका। तो फिर ये बहुत अभी, तो इन लोगों पे कुछ उत्पीड़न होता था, इनको कुछ समस्या होती थी ये दूसरे दूर वाले ब्लू इलाके में, छोटे से इलाके में। तो यहाँ के लोगों को भी बुरा लगता था। नेपोलियन बोला कि अपन वो इलाका अपने देश में ला लेंगे। अपन कैसे ला लेंगे, बीच में तो इटालियन स्पीकिंग लोगों का इलाका आता था। नेपोलियन बोला उनको भी अपने देश में ला लेंगे। अपन कैसे ला लेंगे, तो फ्रेंच भाषा बोलेंगे नहीं, सिखाएंगे उनको। समझा क्या? तो नेपोलियन ने फ्रेंच स्टेट को बढ़ाया। अगर तुम उस पर मूवीज देखना चाहो, अभी उसको हर देश अपने सूरमाओं को ग्लोरीफाई करता है। छावा पिक्चर आया तो हम तो चाहेंगे अमेरिका के लोग छावा देखें। वो कुछ ज्यादा समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है भाई, फाइटिंग वाइटिंग चल रही है, अच्छा औरंगजेब कुछ तो बुरा भी इंसान लग रही है, अच्छा संभाजी महाराज फाइटर लग रहा, वॉरियर लग रहा, ऐसा समझ पाएंगे बस वो, उतना इतना। और फाइटिंग वाइटिंग में देखेंगे, फाइटिंग सीन्स मजा आएंगे उनको वो देख के। फिर वैसे ही हम जब नेपोलियन की मूवी देखे, क्योंकि फ्रांस उसको ग्लोरीफाई करना चाहता है कि हमारे पास एम्परर होके गया है एक ऐसा राष्ट्रवादी एम्परर, एकदम फ्रेंच लोगों का एम्परर। ठीक है, फ्रेंच लोगों का मसीहा। ऐसे बुरा नहीं, राजा था लेकिन बुरा नहीं था, बाहुबली जैसा था एकदम। ठीक है, वो बाहुबली ने क्या कालके को खत्म करा था, फिर वो डायरेक्ट कब्जा कर लेता कालके के इलाके पे। वो पिक्चर में नहीं दिखाया था कि उसने कब्जा कर लिया कालके के इलाके पे, पर ऐसा क्या होगा ना, जीतने के बाद में। तो नेपोलियन भी ऐसा करा। नेपोलियन राजा था, नेपोलियन के वजह से मोनार्की वापस आ गई। थोड़ी समय के लिए जो डेमोक्रेसी आई थी, उसके बाद वापस नेपोलियन एक बार सत्ता में, उसने सब कुछ इलेक्शन पिलेक्शन ने, मैं जब तक मैं राजा, उसके बाद डेमोक्रेसी का करो तुम नंगा नाच। तो नेपोलियन बोला कि नेपोलियन के आने की वजह से वापस मोनार्की तो आई, लेकिन नेपोलियन बुरा नहीं था। हावेवर फ्रेंच लोगों के लिए बुरा नहीं था, तो वो तो हिस्ट्री में यही लिखेंगे कि नेपोलियन अच्छा था। और जिधर जिधर नेपोलियन ने हमला किया वो लोग बोलेंगे नेपोलियन बवाल था। तो हावेवर नेपोलियन implemented some revolutionary ideas and principles in France. He did this by taking the following steps. क्या क्या किया नेपोलियन भाई ने? He introduced the Civil Code of 1804, also known as Napoleonic Code. क्या था भैया, एक कानून लाया भाई साहब। क्या कानून लाए? This code instituted the principle of equality of all people before the law. सब फ्रेंच सिटीजन एक बराबर है। जो इटालियन बोलने वाले लोग भी, फ्रांस ने कब्जा लिया उनका इलाका, क्योंकि उनके पलीकड़ फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, उस हिस्से को लाने के लिए इनको भी, बीच वालों को भी ले लिया। तो इनको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा। धीरे 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 ये फ्रेंच सीखेंगे। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस होंगे। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड। ऐसा नहीं था कि सुबह जो जमीन धर लिया वो जमीन उसकी। वो कागजात वगैरह, प्रॉपर कागजात वगैरह बनना शुरू हुए। जिन लोगों की पास कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी किसी ने न किसी ने हड़प ली थी, ले ली थी। तो जिनके पास बहुत ज्यादा थी उनके हिस्से फोर्सफुली तोड़ तोड़ के, जिनके पास बिल्कुल नहीं थे उनको अलोकेट किए गए। तो सभी को बांटी गई उस टाइम पे प्रॉपर्टी। उनको, उन सब लोगों को समझाया गया कि ठीक है, आज तुमको तकलीफ होंगी, आज तुमको ये डिसीजन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 100 साल बाद ये बातें भुला दी जाएंगी और हमारा देश प्रॉस्पर होगा, इसलिए सभी को मिलेगी। एंड ऑल प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द पीपल ऑफ हाई बर्थ एंड क्लास वेर अबोलिश्ड। ऊंचे घरों में पले बड़े जन्मे बच्चों को जो भी कुछ और एडिशनल चीजें मिलती थी वो सब खत्म कर दी गई। कि मैं ऊंचे घर का हूँ, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को मास्टर फुल मार्क दे देगा, ऐसे नहीं चलता, तू राजा बेटे तब तेरे स्कूल आना पड़ेगा। समझ रहा क्या? ऐसी चीजें एबॉलिश कर दी गई सारी की सारी। सबको इक्वल था, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट था। दिस कोड वॉज ऑल्सो प्रोम्यूगुलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप विच वेर कंट्रोल्ड बाय फ्रांस। अब फ्रांस के वो अलग अलग फ्रेंच लोग जिधर जिधर थे, फ्रांस उधर घुस गया। उधर 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 उनका कंट्रोल चलता था, लोकल माफियाज के थ्रू, प्रॉक्सीज के थ्रू। जैसे धुरंधर मूवी में पाकिस्तान में नहीं रह के भी हम पाकिस्तान के इलेक्शंस वगैरह कंट्रोल कर रहे थे हमारे जासूसों की मदद से, तो ऐसे प्रॉक्सीज, छुपे हुए लोगों के थ्रू, अनजान लोगों के थ्रू हम सब कंट्रोल कर रहे थे वो चीजें। इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच रिपब्लिक एंड इटली। डच रिपब्लिक अब नहीं है, अब उसका नाम नेदरलैंड है, सुना तो होगा तुमने नाम नेदरलैंड। ठीक है, एंड इटली। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। बाकी देशों में वो गया नहीं, बाकी देशों पे उसमें कब्जा नहीं किया, पर वहां के फ्यूडल सिस्टम को उसने हटा दिया। फ्यूडल सिस्टम मतलब जो बड़े लोग थे उनके बच्चे भी बड़े, जो छोटे लोग थे उनके बच्चे भी छोटे, ये उसने खत्म कर दिया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी। फिर जो मेहनत करा और अपॉर्चुनिटी छीन लिया वो भी बड़ा बन सकता है। अपॉर्चुनिटीज सबको दी। एंड लिबरेटेड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। उधर मजदूरों को, खेत मजदूरों को कंपलसरी रहता था ना, जो बड़े लोग रहते थे उनके खुद के खेत में तो काम करना, और जो बड़े लोग रहते थे उनके खेतों में फ्री में काम करना। क्यों? नहीं तो अगर बड़े लोगों के खेत में काम नहीं करा तो छोटे लोगों का छोटा खेत हड़प लिया जाएगा बड़े लोगों के द्वारा।
तो छोटे लोग अगर अपना छोटा खेत बचाना चाहते हैं तो उनके बड़े लोगों के बड़े खेत में फ्री की ड्यूटी देनी पड़ेगी, दिन के 3-4 घंटे रोज उधर जाके भी काम करना पड़ेगा। ये सर्फडम बोलते थे इसको। ठीक है, सर्फडम, स्लेवरी जैसा, गुलामगिरी जैसा। ये ऐसे झुक के रहने का, एकदम सलाम रॉकी भाई। फिर उसके बाद रॉकी भाई की एंट्री, ये देखो रॉकी भाई, सर चांडक। ठीक, इंडिया में आ गया वो शिवदेरा। देखो, इन टाउन्स restrictions imposed on guilds were removed। गिल्ड्स क्या रहते थे? गुड्स ट्रेडिंग ग्रुप्स, वो यूनियन सारे। देखते हैं अपन एक बार, चेक करते हैं। गिल्ड, हाँ बरोबर, वो यूनियन जो रहता लोगों का संगठन, कांदा मार्केट कमेटी, किसान यूनियन, और भी अलग अलग जो संगठन विंगठन रहते। तो उनके ऊपर जो बंदी लाके रखी थी पहले वाले, इन्होंने राजा महाराजाओं ने वो सारी बंदियां हटा दी गई। क्योंकि राजा महाराजा कभी भी लोगों को एकजुट नहीं होने देते थे उनके खिलाफ में। अगर कोई संगठन वगैरह बना रहे तो डायरेक्ट सबको उठा के जेल में डाल देते थे, और एग्जाम्पल सेट कर देते थे कि आगे से गांव में किसी ने कोशिश भी नहीं करना संगठन बनाने की, हमारे खिलाफ में आवाज उठाने की। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेर इम्प्रूव्ड। ठीक है, 1 मिनट रुकना, फोन आ रहा है मुझे, नारायण। जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। 1 मिनट रुकना, ये मीटिंग पॉज करी क्या मैंने?